everyone. So we are here because lots of amendments have come and अभी जो हम लोग amendment पढ़ रहे हैं वो कुछ इस प्रकार रहेगा. For CA final it is November 2017 and CS Institute हमेशा से बहुत ज्यादा proactive रहता है. It's very proactive, absolute proactiveness. तो CS वाले जो बच्चे हैं उनके लिए अमेंडमेंट है फॉर एग्जीक्यूटिव एंड फाइनल जून 17 ऑनवर्ड्स. So the list of the amendments that we are discussing is for CA final November 17 and CS executive and final June 17 onwards. CS executive और final में, खासकर CS final में हम लोग ऑलरेडी हो सकता है ये चैप्टर पढ़ लिए हो, क्योंकि उस समय तक इंस्टीट्यूट ने कोई स्टैंड नहीं लिया था. अमेंडमेंट आ गया था 15 दिसंबर, मेरा एनिवर्सरी वाले दिन, 15 दिसंबर 2016 को, बट इंस्टीट्यूट ने उस दिन कोई स्टैंड नहीं लिया था. और इंस्टीट्यूट का परंपरा रहा है कि 6 महीना इंस्टीट्यूट अपना जर्नल में भी लिख करके रखता है कि प्रायर 6 मंथ्स के पहले जो अमेंडमेंट्स रहेगा वो रहेगा. बट अचानक से पता नहीं, या तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ इंस्टीट्यूट से 6 मंथ्स गिनने में, या पता नहीं कुछ मतलब बहुत ज्यादा मतलब स्टूडेंट्स को चमकाने के लिए अभी जनवरी में घोषित कर दिया कि नहीं, हम लोग जितना भी अमेंडमेंट्स आया है 15 दिसंबर वाला उसको जून टर्म के लिए अप्लाई करेंगे. दैट इज वाई आप लोग को बहुत सारा अमेंडमेंट्स पढ़ना पड़ेगा. टोटल मिलाकर के हम लोग का जो फील्ड्स में अमेंडमेंट्स है वो कुछ इस प्रकार है. एक तो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट आप लोग पढ़ते थे, याद है? जिसका पढ़ा हुआ नहीं है और बढ़िया बात है, पूरा ही फ्रेश पढ़ना होगा. तो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन, द नेम ऑफ द चैप्टर इज कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन. प्यार से इसको बोलते हैं CAA. प्यार से बोलना सीख लो क्योंकि इसका बहुत सारा फॉर्म नंबर आएगा CAA. तो जब CAA आएगा तो मत पूछना ये फॉर्म नंबर जो CAA है इसका फुल फॉर्म क्या होता है. कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन. तो ये चैप्टर जो है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन, ये पूरा का पूरा सेक्शन 230 से लेकर के सेक्शन 240 नोटिफाई हो गया है. अच्छा ध्यान लगा करके सुनना, इंटरेस्ट नहीं है तो एकदम अभी क्लास छोड़ करके चले जाओ, बहुत बोरिंग टॉपिक्स है. कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन कभी भी इंटरेस्टिंग हो नहीं सकता, बहुत बोरिंग टॉपिक्स है. तो नो चीयरलीडर इज गोइंग टू कम एंड चीयर यू. आप समझ रहे हैं? तो एकदम ध्यान लगा करके पढ़ना. हम पूछेंगे क्वेश्चंस, अगर आंसर नहीं दोगे तो इंस्टीट्यूट से लेटर लिखवाएंगे. देखो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन सेक्शन 230 से सेक्शन 240 पूरा ही अमेंड हो चुका है. याद है आप लोग जब पुराना वाला कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन पढ़ते थे, इट यूज्ड टू स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 391, मेन सेक्शन 391 से स्टार्ट होता था एंड इट यूज्ड टू कंटिन्यू टिल सेक्शन 399. सेक्शन 391 से लेकर के 396 था, फिर 397 वो ऑपरेशन 98 मिसमैनेजमेंट 99 एप्लीकेशन आ जाता था. बट पूरा 391 से लेकर के अपने पढ़ते थे. वो सब अब है कि हट गया? सब हट गया. किस दिन हटा? हाँ, 15 December 2016. So 15 December 2016 marks the new beginning of compromise arrangement amalgamation from section 230 से लेकर के section 240. तुरंत के तुरंत इसके जो रिलेटेड रूल्स है उसको भी उस दिन से नोटिफाई कर दिए गए थे. तो आपको सेक्शंस तो पढ़ना ही है और इसका जो रूल्स है वो रूल्स भी पढ़ना रहेगा, क्योंकि बहुत गंदा आदत है ना लॉ मेकर्स का कि जो सेक्शंस रहते हैं उसमें फॉर्म नंबर वगैरह लिखते हैं क्या? नहीं, फॉर्म नंबर वगैरह जाकर के कहाँ लिखते हैं? रूल्स में. तो वो आप टेंशन मत लो, आपको सारा नोट जो है वो सेक्शन रूल नंबर सब जो है वो इकट्ठा करके दिया जा रहा है. तो आपको पूरा परोसा जा रहा है, चम्मच भी हम ही मुंह खोल करके देंगे, उसको डाइजेस्ट खाली आपको करना है. तो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन ये टोटल मेरे को 2 क्लास लगेगा. द फर्स्ट क्लास बीइंग टुडे एंड द नेक्स्ट क्लास विल बी नोटिफाइड टू यू व्हेन द क्लास एंड्स. तो 2 क्लास लगेगा ये कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन पूरा खत्म करने में. ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन सेक्शन 230 से लेकर के. फटाफट बोलते जाओ, सेक्शन 230 से लेकर के कहां था? तुम लोग को तो सेक्शन भी एकदम जब पता ही है कि अमेंडमेंट है तो इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से थोड़ा बहुत सेक्शंस वगैरह भी खोज करके आना था. तुम लोग को तो पता होना चाहिए सेक्शन 230 एंड सेक्शन 230 से 240 है, उसमें सेक्शन 230 और 231 क्या है? कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट. पूछेंगे बेटा अभी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का सेक्शन बताओ. 230 एंड 231. तो सेक्शन 230 एंड सेक्शन 231 इज कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट. फिर
ये जो अमलगमेशन है ना, अमलगमेशन इंक्लूडिंग मर्जर एंड डीमर्जर, अमलगमेशन इंक्लूडिंग, इसका नेक्स्ट सेक्शन बताओ 232। फिर पहली बार अलग से मर्जर का रूट बनाया गया है स्मॉल कंपनीज का मर्जर के लिए, या जो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी अगर मर्ज होकर के नक्की कहो। अब चीज समझो, अगर मैं एक होल्डिंग कंपनी और ये मेरा क्या है सब्सिडरी, चांसेस ऑफ कॉन्ग्लोमरेट मर्जर आर हायर कि होल्डिंग सब्सिडरी का मर्जर आर हायर। होल्डिंग सब्सिडरी ऑलरेडी मेरा 51%, इसमें 50% से ज्यादा लिया हुआ है। अब हो सकता है हम इसको अपने अंदर क्या कर दें, मर्ज कर दें। तो इसके लिए फास्ट ट्रैक मर्जर बनाया गया। क्या बनाया गया बताइए ना, फास्ट ट्रैक मर्जर। फास्ट ट्रैक मर्जर का सेक्शन नंबर 233, लाइन बाय लाइन बोल रहे हैं। फिर आप लोग सुने होंगे ना कि हम लोग क्रॉस बॉर्डर मर्जर एंड अमलगमेशन करते हैं। हाँ, उसके ऊपर खाली सीसीआई बोला करता था, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, और कंपटीशन एक्ट में उसका गाइडलाइंस हुआ करता था। अब कंपनीज एक्ट में भी रहेगा क्रॉस बॉर्डर मर्जर का, अलग से क्रॉस बॉर्डर मर्जर। सेक्शन नंबर कौन सा, 234। नॉर्मल कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का सेक्शन क्या है, खाली कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का सेक्शन 230 एंड 231, जिसका आज हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं बुरी तरह से और पूरी तरह से। मर्जर अमलगमेशन जो होता है इंक्लूडिंग डी मर्जर, मर्जर अमलगमेशन इंक्लूडिंग, उसका सेक्शन क्या है, मर्जर अमलगमेशन इंक्लूडिंग डी मर्जर 232। पहले कभी फास्ट ट्रैक मर्जर सुना है? हाँ, फास्ट ट्रैक मर्जर का प्रोविजन आ गया कि स्मॉल कंपनीज को फटाफट इतना सारा दिक्कत का सामना नहीं करना है, फटाफट जो है लेस कंप्लायंस से मर्जर कर दिया जाए। होल्डिंग और सब्सिडरी का फटाफट मर्जर कर दिया जाए, जहां पर कंप्लायंसेस ज्यादा रहेंगे कि कम रहेंगे। नॉर्मल दो तो कॉन्ग्लोमरेट मतलब अनरिलेटेड कंपनीज अगर मर्ज करेंगे तब तो पूरा सेक्शन 232 के हिसाब से कंप्लायंस करके मर्ज करना पड़ेगा। लेकिन अगर स्मॉल कंपनीज मर्ज करेंगे, होल्डिंग और सब्सिडरी आपस में मर्ज करेंगे, तो लेस कंप्लायंसेस अंडर सेक्शन नंबर 233। क्रॉस बॉर्डर मर्जर 234। फिर ये तो पहले भी था, अभी भी है, कि जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर लोग हैं, जिन्होंने वोट क्या किया अगेंस्ट, जिन्होंने मर्जर के खिलाफ वोट किया, मान लो ये नहीं चाहते हैं मर्जर है, ये नहीं चाहते हैं अमलगमेशन हो, तो डिसेंटिंग शेयर होल्डर लोग को हम लोग का परचेज करना पड़ेगा ना शेयर, तो रे बाबा एग्जिट अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन टू द डिसेंटिंग शेयर होल्डर अंडर सेक्शन 235। फिर माइनॉरिटी शेयर होल्डर के लिए एक अलग से 236 बनाया गया। डिसेंटिंग अलग है, डिसेंटिंग मतलब जिन लोग वोट क्या किया अगेंस्ट, एंड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर एक अलग से सेक्शन बनाया गया। सेक्शन नंबर कौन सा, 236। तो बहुत वास्ट चेंजेस है पूरा का पूरा कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट जो चैप्टर है, भयानक वाला चेंज है। मतलब समझ जाओ कि you should not correlate with the past chapter of compromise, although I will correlate, but there is no use of correlation। मतलब entire act related to compromise and arrangement, entire companies act related to compromise and arrangement has changed from section 230 से 240। तो अभी आप लोग क्या बोले, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का सेक्शन नंबर कौन सा है, 230। देखो बेटा, ये दो क्लास जो है कड़वा घूट जरूर है, लेकिन मुंह से जो है ना तुम्हारे अमृत बरसेगा, अमृत, अगर ये दो कड़वा घूट पी लिए दो क्लास का। मतलब क्लास में पूरा जो है ना ऊपर से नीचे तक ये पूरा समा देंगे सेक्शन 230 से सेक्शन 240, ये दो क्लास के अंदर। तो सेक्शन 230 और 231 क्या है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। और फिर अमलगमेशन जो है, अमलगमेशन इंक्लूडिंग मर्जर डीमर्जर, अमलगमेशन इंक्लूडिंग मर्जर एंड डीमर्जर, इसका सेक्शन नंबर कौन सा है, 232। फास्ट ट्रैक मर्जर 233, क्रॉस बॉर्डर मर्जर 233। मतलब नॉर्मल मर्जर अमलगमेशन होगा ना तब तो 232 होगा, स्मॉल कंपनीज का मर्जर होगा ना या होल्डिंग सब्सिडरी का मर्जर होगा ना तो फास्ट ट्रैक मर्जर है 233, और जो क्रॉस बॉर्डर मर्जर होगा ना 234। खुशखबरी है तेरे लिए, क्रॉस बॉर्डर मर्जर बताओ, हाँ, नॉट येट नोटिफाइड, सारा सेक्शन नोटिफाई हुआ है एक्सेप्ट द क्रॉस बॉर्डर मर्जर। छोटा सही था, पढ़ करके सल्टा देंगे, कब नोटिफाई हो जाए नहीं समझा रहे बाबा, पढ़ करके सल्टा देंगे। नेक्स्ट सेक्शन बताओ 235 क्या है, डिसेंटिंग, डिसेंटिंग से होल्डर एग्जिट अपॉर्चुनिटी। 236 क्या है, माइनॉरिटी। नेक्स्ट सेक्शन 237 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टू प्रोवाइड फॉर मर्जर इन पब्लिक इंटरेस्ट, सीजी विल प्रोवाइड फॉर मर्जर इन, मतलब जनरली जो गवर्नमेंट कंपनीज वगैरह होता है अगर मर्जर करना है तो उन लोग लंबा रूट फॉलो नहीं करेंगे मर्जर का, वो सेक्शन नंबर 232 वाला, 233 वाला भी नहीं फॉलो कर सकते। 233 में होल्डिंग सब्सिडरी होना जरूरी है, स्मॉल होना जरूरी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर रिजर्व किया है कि सीजी अगर देखेगा पब्लिक इंटरेस्ट में है मर्जर तो सेक्शन नंबर कौन सा, 237, जिसमें भी कंप्लायंस क्या रहेगा, कम, क्योंकि सीजी डायरेक्शन दे देगा, पब्लिक इंटरेस्ट है मर्जर करो, सेक्शन नंबर कौन सा, 237।
फिर लास्ट का जो 238, 239, 240 है वो एंसिलरी सेक्शन है। सेक्शन नंबर 238, 239 एंड 240 दीज आर एंसिलरी सेक्शंस। और सेक्शन नंबर कौन सा 238 जो है वो है शेयर ट्रांसफर स्कीम का रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर ट्रांसफर स्कीम। जब हम लोग सीखेंगे ना डिसेंडिंग और माइनॉरिटी वाला लोग अपना शेयर क्या कर रहा है ट्रांसफर, तो उसमें हम लोग सेक्शन 238 सीखेंगे, रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर ट्रांसफर स्कीम। पूरा बोलो 238 को, रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर ट्रांसफर स्कीम। सेक्शन 239 है प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन केस ऑफ मर्जर, प्रिजर्वेशन ऑफ इन केस ऑफ मर्जर, क्योंकि जो ट्रांसफरर कम नहीं हो तो मर जाएगा ना रे बाबा मर्जर के बाद, तो भी उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करना पड़ेगा। ये सेक्शन नंबर कौन सा है 239। और सेक्शन 240 लास्ट वाला सेक्शन तो हमेशा क्या चीज का होता है, पेनल्टीज का, बिल्कुल सही। सेक्शन नंबर कौन सा 240, लायबिलिटी ऑफ द ऑफिसर्स इन्वॉल्वड इन द ऑफेंस, लायबिलिटी ऑफ द ऑफिसर्स फाउंड इन्वॉल्वड इन द ऑफेंस रिलेटिंग टू कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन, तो पेनल्टी ठोक देंगे अंडर सेक्शन नंबर कौन सा बताओ ना 240। तो पूरा सेक्शन 230 से 240 तक एक बार दिमाग में जो है ना लिस्ट बैठा लीजिए, मतलब चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया बन जाइए। सेक्शन नंबर सबसे पहला 230 और 231 में तो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट है, अमलगमेशन का सेक्शन है 232, अमलगमेशन का सेक्शन 232, फास्ट ट्रैक मर्जर 233, क्रॉस बॉर्डर मर्जर 234 नॉट येट नोटिफाइड, डिसेंटिंग वाला 235, माइनॉरिटी वाला 236, बस। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पब्लिक इंटरेस्ट में मर्जर कर देगा 237। लास्ट का 3 एंसिलरी सेक्शन है, रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर ट्रांसफर स्कीम 238, preservation of books of accounts, preservation of books of accounts in case of merger amalgamation 239, and 240 is liability, liability of the officers is section number कौन सा 240। चलो पहले एक बार अमेंडमेंट डिस्कस कर लें, ये था 230 से 240। आज ही हम लोग जो है इसको स्टार्ट कर देंगे, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट आज खत्म कर देंगे, अमलगमेशन जो है वो नेक्स्ट क्लास खत्म करते हैं। अच्छा उसके बाद दोस्तों वाइंडिंग अप का जो पुराना प्रोविजंस है वो अब नोटिफाई हो गया अंडर कंपनीज एक्ट 2013, नया सेक्शन जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। रेड विथ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। लोगों को पता नहीं है कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जो 2016 में लाया गया वो क्या है, कोई आइडिया ही नहीं है आपको कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 क्या है। क्या नोटिफाई हो गया है? नहीं, इसमें भी बहुत सारा प्रोविजंस है जो अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है। कोड आ गया है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 आ गया है, बट अभी भी इसका सब्सटेंशियल प्रोविजंस जो है वो नोटिफाई नहीं हुआ। इंस्टीट्यूट का बात नहीं कर रहे, इंस्टीट्यूट बहुत छोटा चीज है, हिंदुस्तान का बात कर रहे हैं, इंडिया का बात कर रहे हैं। ये किसके लिए लाया गया, कंपनी के लिए लाया गया है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016? नहीं, ये सबके लिए है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 बोलता है कि ना इंडिविजुअल के ऊपर अलग लॉ है इंसॉल्वेंसी का, क्या है प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट, प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट। कंपनी के ऊपर अलग लॉ है इंसॉल्वेंसी का, कंपनीज एक्ट। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन पार्टनरशिप एक्ट में होता है। माय गॉड, तो दिमाग का दही हो जाता है यार। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 आने के बाद जो भी इंसॉल्वेंसी होगा, चाहे वो इंडिविजुअल का हो, चाहे वो फर्म का हो, चाहे वो कंपनी का हो, चाहे वो एनी अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस का हो, इट विल बी गवर्न्ड बाय दिस कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। सो इट इज नॉट एक्सक्लूसिवली फॉर कंपनी, इट इज फॉर एवरीवन हु इज बीइंग डिक्लेयर्ड एज व्हाट, इंसॉल्वेंट, एवरीवन। ये कोई 2-4 पन्ना का कोड नहीं है, पूरा 109 पन्ना का कोड है, 109 पेजेस का कोड है जो गवर्नमेंट निकाला है, समझे सर। इंस्टीट्यूट हमारे सिलेबस में क्या रख रहा है वो इंस्टीट्यूट को भी नहीं पता। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 के ऊपर सीए इंस्टीट्यूट अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया है। सीएस इंस्टीट्यूट जो है सीएस इंस्टीट्यूट को भी नहीं पता कि कितना नोटिफाई करना है, कितना नोटिफाई नहीं करना है। तो सीएस इंस्टीट्यूट बोला है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 जो है वो ना हम लोग का चार्टर्ड सेक्रेटरी आता है, सितंबर 2016 का एडिशन रेफर कर लीजिएगा। चार्टर्ड सेक्रेटरी, ये कोई एक्ट नहीं है, चार्टर्ड सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट का जर्नल है। इस बच्चे सोचेंगे और एक नया एक्ट आ गया, कोई भरोसा नहीं है तुम लोग का।
तो एक चार्टर्ड सेक्रेटरी है, मतलब वो जर्नल है रे बाबा सीएस इंस्टीट्यूट का, वो सितंबर 2016 का एडिशन जो है बोला वो पढ़ लो। अब सितंबर 2016 का एडिशन में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल्स लिखा हुआ है, इसके ऊपर ओवरव्यू लिखा हुआ है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के ऊपर आर्टिकल्स लिखा हुआ है एक तो, और ओवरव्यू लिखा हुआ है कि इससे ये फायदा होगा, तो वो आपको पढ़ना है। समझे कि नहीं समझे? लेकिन हम जो जो चीज नोटिफाई हुआ है वो भी पढ़ा देंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है और मेरे बच्चों का भी कोई भरोसा नहीं है, तो पढ़ करके सल्टा देना। इसमें लगभग मेरे को 3 क्लास लग जाएगा मिनिमम है, मेरे को भी नहीं, हम पहली बार पढ़ाएंगे ये, तो मेरे को भी नहीं पता, हो सकता है 3 से 4 क्लास लग जाए, 5 क्लास लग जाए, आई डोंट नो। तो ये टोटल 3 क्लास मेरा प्लानिंग है, इससे ज्यादा भी लग सकता है। तो ये पूरा बैंक्रप्सी कोड है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पूरा पढ़ा देंगे कि जो नोटिफाई हुआ है, जो नोटिफाई हुआ है। इंस्टीट्यूट तो खाली क्या पढ़ने बोला है, चार्टर्ड सेक्रेटरी सितंबर 2016। कब इंस्टीट्यूट का वेबसाइट में जाइएगा तो दिखाई देगा, जिन लोगों को दिखाई दिया होगा उन लोग सोचा होगा नया एक्ट है चार्टर्ड सेक्रेटरी, अभी उन लोग बोलेंगे ना ना ना, ठीक है। तो सितंबर 2016 का एडिशन में खाली ओवरव्यू लिखा हुआ है, वो आपको आपके सिलेबस में उतना ही है, बट क्या चाहते हैं, खाली उतना ही पढ़े? तुम लोग से नहीं पूछेंगे। तो कॉम्प्रोमाइज एलिमेंट का 2 क्लास, वाइंडिंग अप इंक्लूडिंग द बैंक्रप्सी कोड, वाइंडिंग अप इंक्लूडिंग द, उसका 3 क्लास लगने वाला है। बैंक्रप्सी कोड आने के कारण एक एक्ट हुआ करता था सिका, पढ़े होंगे आप लोग, सिक इंडस्ट्रीज कंपनीज एक्ट, सुने ही नहीं है रे बाबा, 1985। अब ये सिका अबॉलिश हो गया, ठीक है, इंस्टीट्यूट भी बोल दिया कि सिका आप लोग को पढ़ने का दरकार नहीं है, तो सिका हैज बीन अबॉलिश्ड। इसके अलावा ठीक है, तो ये 2 तो जो है बहुत भारी अमेंडमेंट है, और सीए में अटेम्प्ट में नहीं है, नवंबर 2017 अटेम्प्ट में है, और सीएस इंस्टीट्यूट को पता नहीं क्या सोचता बैठे बैठे, इंस्टीट्यूट का खुद का स्टैंड रहता है कि 6 महीना पहले का जो भी अमेंडमेंट है वो आएगा। अब उन लोग को डेट भी ठीक से कैलकुलेट नहीं करना था, वो जून 2017 के लिए घुसा दिया है, तो वो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा जो कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट है, जिन लोग रेगुलर बैच कर रहे होंगे उन लोग का तो सारा कंपनीज एक्ट का अमेंडमेंट साथ में ही हो गया होगा, ऑब्वियस बात है, ऑब्वियस बात है। सर ये क्यों नहीं हुआ, अजीब है, पागल हो, बोले तो मई 17 में तो है ही नहीं, समझ में आया? और जून 17 के लिए 15 दिसंबर वाला अमेंडमेंट नहीं रहना चाहिए था, बट इंस्टीट्यूट ने डाला है तो पढ़ना होगा। अब वापस से अगर मान लो वेबसाइट में चेंज कर दिया तो फिर हमको नहीं पता, फिर वापस से वो पुराना वाला पढ़ना होगा, ऐसा नहीं होगा, इंस्टीट्यूट का भी तो इज्जत है। तो ये 2 क्लास, ये 3 क्लास। कंपनीज एक्ट में जितना भी अमेंडमेंट्स है वो हम लोग क्लास में कवर कर रखे हैं। जिन लोग पिछले टर्म के स्टूडेंट्स हैं उन लोग कंपनीज एक्ट का जो अमेंडमेंट है वो वीडियो करके सल्टा देंगे, दैट विल बी कवर्ड इन योर वीडियो। लाइव में ऑलरेडी हम पढ़ा चुके होंगे, लेकिन तुम लोग को अंदाजा नहीं था कि तुम लोग को अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ऑब्वियस बात है। तो अंदाजा था क्या? तो फिर तो कंपनीज एक्ट का जो भी अमेंडमेंट्स है वो बाहर में वीडियो शेड्यूल लगा हुआ होगा, नहीं करोगे वीडियो तो वापस से अमेंडमेंट करना पड़ जाएगा। टोटल 4 क्लासेस, टोटल 4 क्लास का अमेंडमेंट है, यानी टोटल आप देख लो 8-9 क्लास जो है वो फुल फ्लेजेड अमेंडमेंट है। Yes, boys and girls, सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे विथ सेक्शन नंबर 230। को बता सकते हैं सेक्शन 230 दिस इज व्हाट? कॉम्प्रोमाइज एंड व्हाट? यस, तो सेक्शन 230 डील्स विद कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। अब सुनो, ये कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट होता क्या है? सुनिए ना ध्यान से कि कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट आखिर होता क्या है। When the company passes through bad times, जब कंपनी का क्या चलता है, बैड टाइम चल रहा है, मतलब ह्यूज प्रॉफिट्स की ह्यूज लॉसेस, lots of liabilities. So when the company is passing through bad times, that means huge losses are there, huge liabilities है, बहुत सारा losses है, बहुत सारा liabilities है जो कि कंपनी कभी चुका नहीं सकेगा। तो इससे अच्छा है ना कि आमने सामने आकर के ऑन द टेबल बैठ करके कॉम्प्रोमाइज कर लें कि देख तेरे को भी पता हम नहीं चुका सकेंगे, हमको भी पता है कि हम तेरा पूरा रुपया नहीं चुका सकेंगे, बेकार में तुम मेरे बैलेंस शीट में पढ़ करके सड़ता रहेगा। तो इट्स बेटर ना कि हम लोग आपस में क्या कर लें,
कॉम्प्रोमाइज कर ले, एक कदम आप चलिए, एक कदम हम चलते हैं, मतलब 50% छोड़ 50% हम दे देंगे। तो कुछ इस प्रकार से कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट होने वाला है। जैसे आप लोग बचपन में वो अकाउंटिंग करते थे ना, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, दैट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज इटसेल्फ द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, दैट रिकंस्ट्रक्शन इज द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, जिसमें क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन, जिसको हम लोग को रुपया चुकाना है। आप लोग क्या कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हैं? बोलिए हाँ। मीटिंग मीटिंग होगा, पूरा प्रोसेस होगा, वो अलग बात है। बट एक बार हम इनफॉर्मली अगर आपसे बात करें कि सर कोई कॉम्प्रोमाइज क्यों करेगा अपना लायबिलिटीज, मत करो, वाइंडिंग अप करते हैं, लेट अस वाइंड अप द कंपनी। वाइंडिंग अप करने से तुम लोगों को क्या मिलेगा? हाँ, क्यों? एसेट्स बचेगा तब तो। हाँ, मेरे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, प्रेफरेंस किसको मिलेगा वाइंडिंग अप के समय? अनसिक्योर्ड को कि सिक्योर्ड वाला को? तो अनसिक्योर्ड वाला लोग तो तरसता है क्या करके, क्या करने के लिए? कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि उन लोग के पास तो कोई एसेट्स वगैरह भी सिक्योर्ड नहीं है। तो लोग तो चाहता है ठीक है बाबा, कुछ नहीं से 50% तो मिल जाए, 60% तो मिल जाए। तो कॉम्प्रोमाइज में क्या होने वाला है? क्रेडिटर्स लोग अपना लायबिलिटीज को क्या करने वाला है? रिलिंक्विश करने वाला है। या फिर हो सकता है कि चलो हम तुम लोग को 60% जो है वो माफ कर दो, या 50% माफ कर दो, बचा कुछ जो 50% या तो पे कर देंगे, या उसके बदले में शेयर्स इशू कर देंगे, या नया डिवेंचर इशू कर, मतलब जो भी वो हम लोग के बीच का बात है, वो पूरा स्कीम बनाया रहेगा। स्कीम पसंद आएगा तो अप्रूव करिएगा, स्कीम नहीं पसंद आएगा तो अपने अपने घर। प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुआ ना, वाइंडिंग अप का दरवाजा खटखटाओ। तो कॉम्प्रोमाइज जनरली एक ऑप्शन रहता है वाइंडिंग अप से बचने के लिए। ये एक ऑप्शन है कि वाइंडिंग अप से हम लोग क्या हो जाए, बच सकते हैं, अगर क्या करने के लिए रेडी है लोग, कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज किन लोग में होता है? एक पार्टी कौन रहेगा? कंपनी। एक पार्टी कौन रहेगा? दूसरा पार्टी कौन रहेगा? क्रेडिटर्स और एनी क्लास ऑफ देम। क्रेडिटर्स और एनी क्लास ऑफ देम, हो सकता है सारे क्रेडिटर्स नहीं, हो सकता है खाली अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, हो सकता है खाली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सो कंपनी एंड क्रेडिटर्स और एनी क्लास ऑफ देम, या फिर कंपनी एंड द मेंबर्स। मेंबर मतलब कौन? शेयर होल्डर। उन लोग से एहसान नहीं लेंगे, उन लोग का भी तो हम लोग एहसान लेंगे कि आपका भले ही 10 रुपया पेड अप है, मान लो अब 10 रुपया पेड अप नहीं है, 6 रुपया पेड अप है, 4 रुपया पेड अप क्या कर दे रहे हैं? कैंसिल। सर ये तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हो जाएगा। हाँ, हो जाता है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल अगर एक्सक्लूसिवली सेक्शन 66 फॉलो होता है। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का सेक्शन नंबर कौन सा? सेक्शन। लेकिन जब हम लोग कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का बात करेंगे ना, तो सेक्शन 66 फॉलो करने का दरकार नहीं है। कॉम्प्रोमाइज में भले ही आपका पेड अप शेयर्स क्या हो रहा है? रिड्यूस, सेक्शन 66 विल बी अट्रैक्टेड कि नॉट अट्रैक्टेड? नॉट अट्रैक्टेड। हो सकता है कॉम्प्रोमाइज के अंदर आपका शेयर हम बाईबैक करने को लिए रेडी हो जाए कि चलो आपका हम शेयर क्या कर ले रहे हैं? बाईबैक। बाईबैक का सेक्शन कौन सा? हाँ, लवली। तो जब हम कॉम्प्रोमाइज के अंदर, कॉम्प्रोमाइज स्कीम के अंदर से होल्डरों का शेयर बाईबैक करने के लिए रेडी है, अंडर द स्कीम ऑफ व्हाट? कॉम्प्रोमाइज, आपका शेयर हम बाईबैक करने के लिए रेडी हैं। आप लोग का मान लो 4 के बदले 1-1 शेयर बाईबैक करने के लिए हम रेडी हैं। सेक्शन नंबर कौन सा बाईबैक का? क्या वो फॉलो करना होगा? हाँ, करना होगा। सब अमेंडमेंट है, सब अमेंडमेंट है। सेक्शन 230 में साफ साफ लिखा हुआ है, रेड विद द रूल्स में, कि सेक्शन 66 रिडक्शन अगर हो रहा है कॉम्प्रोमाइज के अंदर, तो आपको सेक्शन 66 फॉलो करने का दरकार नहीं है। रिडक्शन हम लोग अलाउ कर देंगे, बाईबैक भी अलाउ कर देंगे, बट सेक्शन 68 फॉलो करना होगा। सर अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा लगेगा, दो क्लास के बाद जब रिवीजन करवाएंगे तब सब कुछ कंसोलिडेट होकर के रखेगा। अभी तो आपको बिखरा बिखरा हुआ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है सर, हम लोग को कॉम्प्रोमाइज समझ में आ गया। सर ये अरेंजमेंट क्या होता है? अरेंजमेंट मतलब शेयर कैपिटल को रीअरेंज करना। अरेंजमेंट मींस रीअरेंजिंग द शेयर कैपिटल आइदर बाय कंसोलिडेटिंग द शेयर्स और बाय सब डिविजन ऑफ द शेयर। सो अरेंजमेंट बेसिकली रेफर्स टू व्हाट? rearrangement of what? Share capital either by consolidation or by what? Subdivision. तो मेरा क्वेश्चंस का जवाब दो। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट हिंदी में अगर आपको समझाएं, समझ में आ गया? कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में क्या होने वाला है? लायबिलिटी होल्डर्स जो है यानी क्रेडिटर्स, और कौन? एक तरफ लायबिलिटी होल्डर लोग हैं कौन? क्रेडिटर्स, और एक तरफ कौन है? मेंबर्स। माय गॉड, मेंबर भी तो लायबिलिटी होल्डर तो है ही ना।
लाइबिलिटी में ही आएगा ना। तो एक तरफ क्रेडिटर और एक तरफ कौन, हाँ क्रेडिटर्स, और एक तरफ कौन, मेंबर्स। उन लोग के साथ हम लोग मिलकर के क्या करने वाले हैं, कॉम्प्रोमाइज, जिसमें उन लोग का लाइबिलिटी बढ़ा दिया जाएगा कि घटा दिया जाएगा। या तो लाइबिलिटी घटा दिया जाएगा या फिर लाइबिलिटी को पे करने का कोई दूसरा तरीका निकाला जाएगा, शेयर्स दिया जाएगा, डिबेंचर दिया जाएगा। तो मतलब हम लोग लाइबिलिटी और लोगों के साथ समझौता कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और अरेंजमेंट मतलब क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन, रीअरेंजमेंट ऑफ द शेयर कैपिटल, रीऑर्गेनाइजेशन, रीअरेंजमेंट ऑफ द आइदर बाय कंसोलिडेशन और बाय सब डिविजन। अच्छा सुनिए, हु विल बी द पार्टीज ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, कंपनी एंड द क्रेडिटर्स और एनी क्लास ऑफ देम, कंपनी एंड द मेंबर्स और एनी क्लास ऑफ देम। तो compromise or arrangement may be done between either company or and the creditors, either company and the creditors or any class of them, or the company and the members or any class of them। या तो कंपनी और क्रेडिटर लोग के बीच में और उन लोग का क्लास के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, या फिर कंपनी एंड द मेंबर्स और एनी क्लास ऑफ देम। क्लास ऑफ देम मतलब भाई या तो प्रेफरेंस होल्डर के साथ हो रहा है या फिर इक्विटी से होल्डर, या इक्विटी से होल्डर लोग के भी तो अंदर क्या रहता है, क्लास। इक्विटी से होल्डर के अलग अलग भी क्या हो सकते हैं, क्लास। जैसे इक्विटी से होल्डर में डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हो सकता है, नहीं समझा रहे बाबा। जैसे टाटा मोटर को देख लो, टाटा मोटर और टाटा मोटर डीवीआर, टाटा मोटर अलग है, टाटा मोटर डीवीआर अलग है, तो उन लोग का भी अलग अलग क्लास हो सकता है। शेयर होल्डर के अंदर इक्विटी प्रेफरेंस तो क्लास है ही, इक्विटी के अंदर भी अलग अलग क्लास हो सकता है कि हाँ, मान लो क्लास ए शेयर, क्लास बी शेयर, तो या तो क्लास ए के साथ कर रहे हैं हम कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट या फिर क्लास बी के साथ। समझ में आ गया सर? पार्टीज ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, वी गेट इट, वी गेट द पार्टीज ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट विल बी आइदर द कंपनी एंड द क्रेडिटर्स और एनी क्लास ऑफ देम। मुंह खोल करके बोलो बेटा, कंपनी एंड द क्रेडिटर्स और एनी क्लास ऑफ देम, कंपनी एंड द मेंबर्स और एनी क्लास ऑफ देम। कोई मेरे को बताओ एक बच्चा, अमेंडमेंट के पहले जो हम लोग सेक्शन 391 वगैरह पढ़ते थे, उसमें कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट आपस में कर लेते थे कि अप्रूवल रहता था? किसका अप्रूवल चाहिए रहता था? हाँ, हाई कोर्ट का अप्रूवल चाहिए रहता था। अभी किसका अप्रूवल चाहिएगा? अरे एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। तो ठीक है, मान लो से फॉर एग्जांपल कंपनी चाहता ही है कि कॉम्प्रोमाइज हो, तो कंपनी अगर चाहता है कॉम्प्रोमाइज हो तो उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग बोर्ड मीटिंग करेगा, बोर्ड मीटिंग करके एक स्कीम बना लेगा, स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। अगर कंपनी चाहता ही है कि कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हो तो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग बोर्ड मीटिंग करके कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का स्कीम को पहले अप्रूव करेगा। स्कीम में क्या लिखा हो रहेगा सर? यही कि कितना लायबिलिटी होल्डर लोग का लायबिलिटी क्या करने वाला है, रिलिंक्विश, और कैसे दे आर प्लानिंग टू पे द रिमेनिंग लायबिलिटी होल्डर्स, वो पूरा स्कीम में लिखा हुआ रहेगा कि कैसे हम लोग कॉम्प्रोमाइज करने वाले हैं, कैसे हम लोग अरेंजमेंट करने वाले हैं। तो स्कीम जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग बोर्ड मीटिंग क्या कर दिया, फटाफट बताइए, अप्रूव। उसके बाद कंपनी जो है एनसीएलटी के पास अप्लाई करेगा। एक फॉर्म नंबर आता है एनसीएलटी 1। ओ एनसीएलटी का भी फॉर्म नंबर, हाँ फॉर्म नंबर बताइए, फॉर्म नंबर कौन सा? सबसे पहला फॉर्म, मतलब क्या शगुन है, आज तुमको पहला फॉर्म पता चल रहा है एनसीएलटी का। फॉर्म नंबर कौन सा? एनसीएलटी 1। तो फॉर्म नंबर एनसीएलटी 1 जमा करना पड़ेगा किसको? एनसीएलटी को। It's an application for compromise arrangement. Submit an application of compromise. Submit an application of compromise and arrangement. In form number कौन सा? NCLT 1 to NCLT. Are we through with this? तो एक फॉर्म आता है NCLT 1, वो किसको सबमिट कर देंगे फटाफट बताइए? NCLT। NCLT 1 के साथ दो तो फॉर्म और जमा कब होगा? एक तो NCLT 2 और एक NCLT 6। Life is not that beautiful दोस्तों। फॉर्म नंबर कौन सा? एप्लीकेशन तो कर दी एनसीएलटी 1 में, बट जो एनसीएलटी 1 अप्लाई कर रहे हैं ना हम लोग एनसीएलटी के बाद, उसके साथ ना दो तो फॉर्म ना अनेक्स करके जाएगा। एक तो एनसीएलटी 2 और एनसीएलटी 6। एनसीएलटी 2 में, एनसीएलटी 2 का नाम है एडमिशन फॉर्म। बोलो, फॉर्म ऑफ एडमिशन। हाँ, और ये सर फॉर्म ऑफ एडमिशन क्या भर्ती भी हो जाएंगे क्या हम लोग एनसीएलटी में? भर्ती नहीं होना है। फॉर्म ऑफ एडमिशन मतलब उसमें लिखा हुआ रहेगा रिलीफ सॉट। बोलो कि हम लोग आखिर चाहते क्या है। देखो एनसीएलटी बिजी है, तो एनसीएलटी 1 में हम लोग कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और फिर उसके साथ एनसीएलटी 2 कि हम लोग भैया चाहते क्या, रिलीफ सॉट। रिलीफ सॉट यही भैया कि हम लोग का स्कीम अप्रूव करना है। तो एनसीएलटी 2 में हम लोग क्या करते हैं बताओ ना, रिलीफ सॉट। इसका पूरा नाम बोलो, एनसीएलटी 2 का नाम क्या है? फॉर्म ऑफ एडमिशन। बोलो मुंह खोल करके। इसमें क्या होता है? रिलीफ सॉट फ्रॉम। और एनसीएलटी 6 तो एफिडेविट है।
कि हम लोग जो भी फॉर्म्स वगैरह सबमिट कर रहे हैं, जो भी डिटेल सबमिट कर रहे हैं, सब क्या है, सही। तो एनसीएलटी 6 में हम लोग डिक्लेयर करेंगे एवरीथिंग इज करेक्ट, बुद्धि में नहीं जा रहा है, जा रहा है सर। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि कंपनी ये सब फॉर्म्स जमा करे। अगर क्रेडिटर लोग को लग रहा है ना कि कॉम्प्रोमाइज करना है, बिना कंपनी को कॉन्फिडेंस में लिए, विदाउट टेकिंग इन कॉन्फिडेंस अ कंपनी, मान लो तुम लोग सब क्रेडिटर्स हो, तुम लोग में आपस में क्रेडिटर्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हो तुम लोग, सर मीटिंग बुला लेंगे, ऐसा क्या है, ना ना मीटिंग नहीं, फालतू बात मत करो। मीटिंग जब एनसीएलटी बोलेगा तभी बुलाना है, तब तक जो भी कर रहे हो वो इनफॉर्मल है। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट विल फॉर्मली स्टार्ट ओनली आफ्टर एन एप्लीकेशन इज मेड टू किसको, एनसीएलटी। तो क्रेडिटर लोग जो है ना, अगर उन लोग चाहता है कि कंपनी के साथ कॉम्प्रोमाइज करे, कंपनी नहीं चाहता, क्रेडिटर लोग चाहता है, तो क्रेडिटर भी जाकर के एनसीएलटी 1 सबमिट कर सकता है अलॉन्ग विथ एनसीएलटी 2 एंड एनसीएलटी 6। मेंबर भी अगर चाहे तो सबमिट कर सकता है। लिक्विडेटर भी अगर चाहे, लिक्विडेटर हु हैज बीन अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर बैंक्रप्सी कोड बोथ, आइदर, अब तो दो हो गया ना बेटा। अब वाइंडिंग अप का प्रोविजन जो है कंपनीज एक्ट में है कि बैंक्रप्सी कोड, दोनों में है। मतलब सर पढ़ना कौन सा हम लोग को, दोनों नहीं समझा। एक तो कंपनीज एक्ट का खुद का वाइंडिंग अप है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 जो नोटिफाई हो चुका है, तो एक तो कंपनीज एक्ट 2013 का जो वाइंडिंग अप का सेक्शन हम लोग बना रखे हैं सदियों से कि आप नोटिफाई हो, आप नोटिफाई हो, वो हो गया। तो वाइंडिंग अप तो पढ़ना ही है आपको अंडर कंपनीज एक्ट 2013। और एक कोड भी तो आ गया, बैंक्रप्सी कोड, वो तो सभी के लिए है, इंडिविजुअल, कंपनी, तो वो भी पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है, सब कुछ। तो अगर जो लिक्विडेटर है ना, लिक्विडेटर अपॉइंटेड आइदर अंडर कंपनीज एक्ट और अंडर बैंक्रप्सी कोड, he can also apply for compromise arrangement। अगर लिक्विडेटर को लग रहा है कि जबरदस्ती लिक्विडेटर, हम लिक्विडेटर, जब से इन लोग मेरे को अपॉइंट कर लिया वेंडिंग अप करने के लिए, यहां का तो कॉम्प्रोमाइज का स्कीम बन रहा है, नहीं समझा, हम इन लोगों को कॉम्प्रोमाइज करवा देंगे, तो जाओ भैया एनसीएलटी के पास कॉम्प्रोमाइज करवाने। मतलब लिक्विडेटर कैन टेक द कंपनी आउट ऑफ द वाइंडिंग अप प्रोसेस ऑल्सो, ये तो पहले भी था। लिक्विडेटर कैन टेक द कंपनी आउट ऑफ द वाइंडिंग अप प्रोसेस बाय अप्लाइंग फॉर व्हाट, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट बाय सबमिटिंग फॉर्म नंबर कौन सा, एनसीएलटी 1 2 है, एनसीएलटी, अरे भाई सबमिटिंग फॉर्म नंबर एनसीएलटी 1 2 किसको, एनसीएलटी अलॉन्ग विथ फॉर्म नंबर एनसीएलटी 2 विच इज अ फॉर्म ऑफ एडमिशन अलॉन्ग विथ एनसीएलटी 6 एफिडेविट। ये जो एप्लीकेशन सबमिट करेंगे ना, इसके साथ 3 तो चीज जो है देना पड़ेगा अनेक्स करके। एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अनेक्स विथ फर्दर 3 थिंग्स। देखो पहले तो का लेटेस्ट पूरा डिस्क्लोजर करना पड़ेगा आपको, 3 तो डिस्क्लोजर करना है, पूरा लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी का, बोलो ना फटाफट। जो लेटेस्ट फाइनेंशियल क्या है पोजीशन, लेटेस्ट ऑडिटर्स रिपोर्ट, एंड अगर आपके खिलाफ कोई पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रहा है, समझते हैं ना, इन्वेस्टिगेशन कौन करवाता है, इन्वेस्टिगेशन कौन करवाता है, हाँ सीजी, सहमिए मत बच्चे, सहम गए हैं, वही है, सब कुछ थोड़ी ना चेंज हो जाएगा बेटा। इन्वेस्टिगेशन कौन करवाता है, तो अगर सीजी तुम्हारे खिलाफ कुछ क्या करवा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन, तो उसका भी हम लोग को डिटेल देना पड़ेगा, जमा किसको बताओ तो, एनसीएलटी को। कौन ये सब जमा करेगा, लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन, ऑडिटर्स रिपोर्ट, पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन, जो भी अप्लाई कर रहे हैं एनसीएलटी को। 4 जन अप्लाई कर सकते हैं एनसीएलटी को, 4 में से कोई भी एक जन एनसीएलटी को अप्लाई कर सकता है, कंपनी, क्रेडिटर्स, मेंबर, लिक्विडेटर अंडर दिस एक्ट और बैंक्रप्सी कोड। तो कंपनी, क्रेडिटर, मेंबर, लिक्विडेटर, जब एनसीएलटी को ये सब जमा कर रहे हैं ना, एनसीएलटी 1 2 6, उसके साथ 3 तो डिस्क्लोजर देना होगा। क्या क्या 3 तो डिस्क्लोजर देना होगा, लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी का बताना होगा, ऑडिटर्स रिपोर्ट, पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन इफ एनी। अगर कॉम्प्रोमाइज के कारण रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हो रहा है, क्या हो रहा है बताओ ना, तो ये भी बताना पड़ेगा कि रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हो रहा है, एनसीएलटी को बता दो। अगर कॉम्प्रोमाइज के पहले या दौरान ऑलरेडी क्रेडिटर लोग सीडीआर का रूट में, कंपनी इज फॉलोइंग द सीडीआर रूट, कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग, बोलो
कौन गवर्न करता है सीडीआर? कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग। और बड़ा बॉडी का नाम बताओ? आरबीआई। तो कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग में अगर चला गया है अंडर आरबीआई, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग अंडर, तो ये बात भी आपको बताना पड़ेगा कि ऑलरेडी वी आर अंडर कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग। तो और उसमें कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग में नियम होता है कि कम से कम 75% सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एग्री किया होगा तो ही सीडीआर में गया होगा। एटलीस्ट कितना परसेंट क्रेडिटर्स एग्री किया? 75% क्रेडिटर्स, एटलीस्ट 75% सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एग्री किया होगा। और ये बात कि इन लोग एग्री कर गया है सीडीआर में, आई रिपीट 75% क्रेडिटर लोग एग्री कर दिया किसमें? कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग। इसका एक फॉर्म है कि 75% सिक्योर्ड क्रेडिटर अगर एग्री कर गया है ना, तो एक फॉर्म आता है CAA1। फॉर्म नंबर बताओ। ये आपको जमा करना पड़ेगा एनसीएलटी को। ये CAA क्या है? तो जब आप एनसीएलटी के पास जाइएगा ना, एनसीएलटी 1 to 6 के साथ आपको 3 ठो डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। 3 डिस्क्लोजर क्या क्या करना पड़ेगा? लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन बताना पड़ेगा, ऑडिटर्स रिपोर्ट, लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन, ऑडिटर्स रिपोर्ट, पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन इफ एनी। आराम से एकदम, बहुत धीरे धीरे पढ़िए, कोई हड़बड़ी नहीं है। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इफ एनी, CDR if any, details of CDR if any, to which at least 75% of the secured creditors have consented to, and their consent must be given in form number CAA1। सिंपल एकदम, ठीक है सर। ये सब हम लोग सब किसके मुंह पर मार देंगे? हाँ, एनसीएलटी। अब क्या होगा? अब एनसीएलटी जो है ऑर्डर करेगा कि मीटिंग बुला, जिसके साथ कंपनी को कॉम्प्रोमाइज करना है मीटिंग बुलाओ। मतलब मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स और एनी क्लास ऑफ देम, मीटिंग ऑफ द मेंबर्स और एनी क्लास ऑफ देम, और both creditors and members meeting if the compromise scheme included the compromise with the creditors also and members also. NCLT will order the meeting. किसका मीटिंग? Creditors or any class of them, members or any class of them, or both their meeting if the compromise is to be done with the both creditors and members both. NCLT will order what? हाँ, पूरा प्रोसेस एनसीएलटी बताएगा, कैसे मीटिंग को कॉल करना है, कैसे हेल्ड करना है, कैसे कंडक्ट करना है। हाउ टू कॉल, हेल्ड, कंडक्ट द मीटिंग ऑफ द मेंबर्स क्रेडिटर्स और एज अ केस में भी। ठीक है, अब एनसीएलटी डायरेक्शन दे दिया कि मीटिंग बुलाओ। कौन बुलाएगा मीटिंग? मीटिंग बुलाएगा कौन? कंपनी। कैसे बुलाना है वो कौन बताया? ऑर्डर कौन कर रहा है? हाँ, किसको? चाहे एप्लीकेशन कोई भी किया हो, हाँ मेरे बच्चों, चाहे एप्लीकेशन ना कंपनी किया हो, क्रेडिटर किया हो, मेंबर किया हो, एप्लीकेशन चार में से कोई भी किया हो, लेकिन एनसीएलटी मीटिंग बुलाओ ये फरमान किसको सुनाएगा? कंपनी को। एंड इट विल बी द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू अरेंज द मीटिंग विद द मेंबर्स ऑफ द क्रेडिटर्स एज अ क्लास में भी। बताइए, अब मीटिंग बुलाने के लिए क्या देना पड़ता है? नोटिस। कम ऑन ड्यूड, मीटिंग बुलाने के लिए क्या देना पड़ता है? नोटिस। कौन देगा नोटिस? थैंक यू। मतलब एनसीएलटी को काम धंधा नहीं है क्या नोटिस देगा? एनसीएलटी मीटिंग ऑर्डर कर दिया, चल मीटिंग, एनसीएलटी कंपनी को ऑर्डर कर दिया, चल मीटिंग बुला। अब कंपनी नोटिस देगा, इंडिविजुअल नोटिस विल बी सर्व। कंपनी क्या सर्व करेगा बताओ तो? इंडिविजुअल नोटिस सर्व करेगा। किसको सर? जिसके साथ तेरे को कॉम्प्रोमाइज करना है बेटा, मेंबर्स और क्लास ऑफ देम, क्रेडिटर्स और क्लास ऑफ देम, और बोथ। कितना दिन पहले बोलिए? हाँ, 21 क्लियर डेज। वो तो सेक्शन 101 में पड़े होंगे। माय गॉड, वो तो सेक्शन 101 में पड़े होंगे। यहां तो सेक्शन 101 नहीं चल रहा ना बेटा, अभी सेक्शन नंबर कौन से चल रहा है? हाँ, 230। हाँ, 231 एकदम लास्ट में आएगा। कुछ भी पूछे अभी हम, नींद से भी जागो, 230 सेक्शन 230 में साफ साफ लिखा हुआ है, ये सब जो नोटिस देंगे ना 1 महीना पहले देना होगा, एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर द मीटिंग। बोलो 21 क्लियर डेज वगैरह कुछ नहीं है। तो सर्व इंडिविजुअल नोटिसेस टू मेंबर क्रेडिटर एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर द मीटिंग, एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर द मीटिंग। और नोटिस का जो फॉर्म है, बोलो सही होगा? बोलो सही होगा? हाँ बिल्कुल सही।
नोटिस का फॉर्म नंबर भी है, फॉर्म नंबर बताओ। हाँ, CA2 में नोटिस जाएगा, CA2 में नोटिस जाएगा। किसको नोटिस जाएगा रे? कितना कितना महीना पहले? एटलीस्ट लगा दो, थोड़ा मुंह खोलो, मेहनत करो। एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर द मीटिंग, समझे? और जब नोटिस भेजोगे ना, इसको एडवर्टाइज करना पड़ेगा 2 न्यूज़पेपर में, एडवर्टाइजमेंट इन 2 न्यूज़पेपर्स, इंग्लिश और वर्नाकुलर यानी रीजनल, वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। अगर मेरा वेबसाइट है तो वेबसाइट में भी डाल देंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे। अगर मैं लिस्टेड कंपनी हूं, क्या हूं, तो नोटिस का एक कॉपी जो है ना, हमको सेबी को भी देना होगा और स्टॉक एक्सचेंजेस को भी देना होगा जहां जहां हम लिस्टेड है, ताकि उन लोग अपना वेबसाइट में डालें। हम अपना वेबसाइट में डाल देंगे, इफ एनी है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है तो डालेंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे। और अगर हम क्या है, लिस्टेड कंपनी है, तो मेरे लिए मैंडेटरी है कि नोटिस का एक कॉपी स्टॉक एक्सचेंज को भेजेंगे और सेबी को भेजेंगे, उन लोग अपना वेबसाइट में डालेगा। ठीक है सर, समझ गए? सेबी, ऐसी ऐसी स्टॉक एक्सचेंज। क्या कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अनलिस्टेड कंपनी का होता है? हाँ, इसमें लिस्टिंग का क्या दरकार है? माय गॉड, कोई पब्लिक इसे थोड़ी ना ला रहे हैं जो लिस्टिंग करवाना पड़ेगा। ठीक है सर। एक बहुत बड़ा बात, जैसे नोटिस डिस्पैच कर दिए एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर द मीटिंग, नोटिस का एक कॉपी फॉर्म नंबर CAA3 मेरे को सारा रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी जमा करना पड़ेगा। इनकम टैक्स, ROC, सेबी, मतलब जितना भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है। चल, सेबी को तो हम वहां जमा कर दिए, बाद बाकी जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, कौन कौन, इनकम टैक्स हो गया, ROC हो गया, इन लोगों को फॉर्म नंबर कौन सा बताइए ना, CA3, ताकि इन लोग भी आकर के मुंह मार सके कि आपको भी कुछ बोलना है तो बोलिए। 1 महीना का समय देंगे उन लोग को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। अगर 1 महीना में रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने कोई रिप्रेजेंटेशन, तो समझ जाएंगे कि उनकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हरा झंडी है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट को लेकर के। रिलैक्स, पहले हम अपने मेंबर्स और क्रिएटर्स को नोटिस भेजेंगे। फॉर्म नंबर कौन सा बताओ तो? CA2, एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर द मीटिंग, एंड वंस द नोटिस हैज बीन डिस्पैच्ड टू देम, न्यूज़पेपर छापेंगे, एक इंग्लिश, एक वर्नाकुलर, और वेबसाइट इफ एनी, और अगर लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज, सभी, ताकि उन लोग अपने वेबसाइट में डाल सके। बुद्धि में नहीं जा रहा है, और बताओ। और फिर रेगुलेटरी अथॉरिटीज को जमा करना पड़ेगा, सीकिंग देयर रिप्रेजेंटेशन विद इन 1 मंथ। उन लोग को 1 महीना कब से देंगे पता है? जिस दिन उन लोग को नोटिस रिसीव होगा। इनकम टैक्स को जिस दिन नोटिस रिसीव होगा, वहां से उसके पास 1 महीना रहेगा टू गिव द रिप्रेजेंटेशन, failing which it will be deemed that they have no objection। की objection? no objection। ठीक है सर, मैनेजेबल है यहां तक क्लियर है? रुक जाओ, यहां तक आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले अब हम पूछेंगे। अब बताइए बॉय उधर, मेरा पहला क्वेश्चन है, कॉम्प्रोमाइज होता क्या है? सेटलमेंट होता है। वेरी गुड, कॉम्प्रोमाइज मीन्स, वेरी गुड, एक वर्ड में बहुत ही सुंदर आंसर, कॉम्प्रोमाइज मीन्स सेटल। कॉम्प्रोमाइज क्या है? सेटलमेंट है। व्हाट इज कॉम्प्रोमाइज? सेटलमेंट। सेटलमेंट ऑफ द मेंबर्स और द क्रिएटर्स। अरेंजमेंट क्या है? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ शेयर कैपिटल, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ शेयर कैपिटल, आइदर बाय कंसोलिडेशन और सब डिविजन। सुपर सुपर, क्वेश्चन पासेस। आप मेरे को बताइए, हु आर द पार्टीज टू कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट? Who are the parties of compromise arrangement? हाँ, company and creditors or any class of them. Company and creditors or any class of them. Company and members or any class of them. Super. ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा बेटा, जब कड़वा गुड़ो तो बांट बांट करके पढ़ो। और जिन लोग जेन्युइन बच्चे होंगे, जिन लोग आस पड़ोस में अपना ज्ञान बरसाना चाहते हैं, आज ही जाकर के जो मार्क करवाएंगे वो पूरा चाड़ जाएंगे, और फिर लिख करके प्रैक्टिस भी कर लेना। कैसे भूल जाओगे फिर? इम्पॉसिबल है ना फिर तो। हाँ,
तो पार्टीज ऑफ क्या होता है कॉम्प्रोमाइज, क्या होता है अरेंजमेंट, ये हो गया पार्टीज ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हो गया. नाउ बॉय यस, हु कैन अप्लाई फॉर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट? क्रिएटर्स इन क्लास ऑफ देम. एनी क्रिएटर बोलना, एनी मेंबर, अरे एनी मेंबर. कंपनी लिक्विडेटर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016. तो हु कैन अप्लाई, हु आर द पार्टीज हु कैन अप्लाई? कंपनी क्रेडिटर मेंबर लिक्विडेटर. टू होम? एनसीएलटी. टू होम आर दे अप्लाइंग? एनसीएलटी. तो एनसीएलटी के बाद जब जा रहे हैं कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करने के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना पड़ेगा. एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एनसीएलटी 1, फॉर्म नंबर एनसीएलटी 1 along with NCLT 2 and NCLT 6. NCLT 2 is a form of admission. Form of admission, relief sort. Form of admission will contain the relief sort. And NCLT 6 is affidavit. Along with 3 disclosures. Affidavit containing 3 disclosures. Affidavit के अंदर 3 तो disclosure रहेगा कि हमारा लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन है, ये लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन, लेटेस्ट ऑडिटर्स रिपोर्ट, pending investigation if any. If the compromise or arrangement is amounting to, if the compromise arrangement is resulting in reduction of share capital also, then the details thereof. The details thereof. If it is including CDR, corporate debt restructuring, then at least 75% of the secured creditors have consented to. एक उन लोग का फॉर्म आता है CA1, उसको क्रेडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट बोलते हैं कि हाँ उन लोग जिम्मेदार है CDR के लिए. 75% सिक्योर्ड क्रेडिटर जो हामी दिया है ना, उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट. बोलो उसका फॉर्म नंबर बता दे. CA1 C11. अरे ध्रुवदेश. ओके, तो अब हम लोग सब एनसीएलटी के पास जा चुके हैं, ये सब एप्लीकेशन कर दिए. एप्लीकेशन क्या था? 1. एप्लीकेशन क्या था? 1. फॉर्म ऑफ एडमिशन 2 था, एफिडेविट 6 था, और ये 3 तो डिस्क्लोजर. अरे लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन, ऑडिटर्स रिपोर्ट, पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन, रिडक्शन इफ एनी, सीडीआर इफ एनी, अलोंग विद सीडीआर इफ एनी, देन फॉर्म नंबर CA1. ओके, अब एनसीएलटी क्या करेगा? ट्रिब्यूनल क्या करेगा? ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा कि किस तरीके से मीटिंग बुलाया जाए, हाउ टू कॉल द मीटिंग, हाउ टू हेल्ड द मीटिंग एंड कंडक्ट द मीटिंग, regarding calling, holding and conducting the meeting. चाहे अप्लाई कोई भी किया हो ट्रिब्यूनल के पास, ट्रिब्यूनल मीटिंग बुलाने का जिम्मेदारी किसको सौंपेगा? कंपनी को. मतलब कंपनी को पता ही नहीं है ये सब बात, सीधा ट्रिब्यूनल से नोटिस आएगा, क्रेडिटर लोग आया है, एनसीएलटी 1, 2, 6 सब जमा हुआ है, चल मीटिंग बुला. समझ में आ रहा है? ऐसा हो सकता है. हाँ, तो चाहे अप्लाई कोई भी किया हो ट्रिब्यूनल को, मीटिंग कौन बुलाएगा? कंपनी. ऑर्डर कौन दे रहा है? एनसीएलटी. अब सुनो, कौन मीटिंग बुला रहा है? हाँ, कंपनी जब मीटिंग बुलाएगा नोटिस देगा क्या? हाँ, टू मेंबर क्रेडिटर एज अ केस मे बी. फॉर्म नंबर कौन सा? एटलीस्ट 1 month बिफोर द मीटिंग, एटलीस्ट 1 month बिफोर द मीटिंग. फॉर्म नंबर कौन सा? हाँ, CA2. पक्का? और ये हम लोग 2 न्यूज़पेपर भी छापेंगे, एक इंग्लिश वर्नाक्युलर, वेबसाइट में भी डालेंगे, सेबी और स्टॉक एक्सचेंज को भी जमा कर देंगे ताकि उन लोग अपने वेबसाइट में डालें. और फिर यही नोटिस का फॉर्म नंबर बताओ. फॉर्म नंबर CA3 हम लोग रेगुलेटरी अथॉरिटी को जमा करेंगे. इट विल बी सबमिटेड टू किसको बताओ तो? रेगुलेटरी अथॉरिटी. एंड दे विल गेट 1 month टाइम फ्रॉम द डेट व्हेन दे हैव रिसीव्ड द नोटिस टू गिव देयर रिप्रेजेंटेशन, फिलिंग व्हिच इट विल बी डूइंग दैट दे हैव नो ऑब्जेक्शन. हो गया यहां तक. सुपर्ब. अब तुम लोग बताओ अब क्या होगा? हाँ हाँ, बिल्कुल मीटिंग होगा. जब नोटिस भेजा जा रहा है ना मेंबर लोग को, क्रेडिटर लोग को, तो उन लोग ऑब्जेक्शन भी कर सकता है. क्या कर सकता है? मतलब कंपनी को एक नोटिस दे देगा कि हम लोग इस स्कीम को क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्रोमाइज के खिलाफ है. लेकिन ऑब्जेक्शन वही मेंबर कर सकता है जिसके पास कम से कम 10% शेयर होल्डिंग हो. ऑब्जेक्शन वही क्रेडिटर कर सकता है जिसके पास कम से कम 5% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डेट हो. ऑब्जेक्शन वही मेंबर कर सकता है जिसके पास कम से कम 10% शेयर होल्डिंग हो, या फिर अगर वो क्रेडिटर है उसके पास कम से कम 5% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डेट हो.
मान लो मेरा क्रेडिटर 100 करोड़ का है, ये क्रेडिटर 1 करोड़ वाला है, बोलता नहीं होने देंगे बस। 100 करोड़ का 5% कितना होता है? 5 करोड़। 5 करोड़ का क्रेडिटर लोग मिलकर के ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं कंपनी के पास। मेरा पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ है, पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ है, members holding 10 crore worth of share capital can file an objection against compromise arrangement। सर ऑब्जेक्शन कर देने के बाद क्या होगा? नहीं होगा क्या? हट, हम लोग तो मीटिंग बुलाएंगे, बट जब हम लोग मीटिंग का रिजल्ट जमा करेंगे ना ट्रिब्यूनल को, इन लोग का ऑब्जेक्शन जो है वो भी जमा करेंगे ट्रिब्यूनल को, फिर ट्रिब्यूनल के ऊपर छोड़ेंगे। कोर्ट तो वो है, हम थोड़ी ना, तो ट्रिब्यूनल फैसला करेगा। तो अगर आपको ऑब्जेक्शन करना करिए, रीजन अगर वाजिब रहा तो ट्रिब्यूनल हम लोग का कॉम्प्रोमाइज को कैंसिल कर देगा, रीजन वाजिब तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। मतलब आप ऑब्जेक्शन करिए, अब कंपनी क्या करेगा? कुछ नहीं, तुम्हारा ऑब्जेक्शन का कंपनी क्या करेगा? कंपनी के ऊपर कोई असर नहीं होगा, कंपनी का जिम्मेदारी रहेगा कि तुम्हारा ऑब्जेक्शन फाइल करेगा ट्रिब्यूनल के पास। तुम सीधा ऑब्जेक्शन ट्रिब्यूनल को किया क्या? ऑब्जेक्शन नोटिस किसको भेजा? तो कंपनी जब मीटिंग कर लेगा ना, तो रिजल्ट्स ऑफ द मीटिंग अलॉन्ग विथ योर ऑब्जेक्शन विल बी सेंट टू ट्रिब्यूनल। बुद्धि में नहीं जा रहा है? जा रहा है सर? चलो बहुत हो गया ऑब्जेक्शन वगैरह, मीटिंग करो। फाइनली मीटिंग हुआ, जो मीटिंग होगा उसमें मीटिंग में कॉम्प्रोमाइज को अप्रूव करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का जो स्कीम है वो स्कीम को अप्रूव करना पड़ेगा। दोस्तों स्कीम को अप्रूव करने का तरीका वैसा ही है जैसा पहले एक्ट में था। स्कीम विल बी अप्रूव्ड बाय, बोलो बेशर्मो, मेजॉरिटी इन नंबर रिप्रेजेंटिंग 3/4 इन वैल्यू। के कावेरी का एक केस स्टडी भी पढ़े होंगे अपने, मेजॉरिटी इन नंबर 3/4, कावेरी का पढ़े थे, मिहिर एच मफतलाल वर्सेस मफतलाल इंडस्ट्रीज पढ़े थे। माय गॉड, कावेरी एंटरटेनमेंट था, मिहिर एच मफतलाल वर्सेस मफतलाल था। ठीक है सर, ठीक है, रहने दीजिए ना, अभी केस लॉ बीच में मत लाइए। वो जो आप सेकंड क्लास हम लोग को पढ़ाइएगा ना, तो केस लॉ का लिस्ट हम लोग को दे दीजिएगा, वो भी सही है। मेजॉरिटी नंबर रिप्रेजेंटिंग 3/4 इन वैल्यू, ठीक है। मेजॉरिटी क्या होना चाहिए? नंबर representing 3/4 in value should be voting in favor. You understand? Majority number representing 3/4 in value of the members who are present and voting either personally or by proxy, सब कुछ काउंट होगा। So majority in representing 3/4 in value either voting by personally or by proxy will be counted। मतलब बहुत सिंपल भाषा में समझा रहे, सुन। मान लीजिए फॉर एग्जांपल टोटल 10 शो क्रेडिटर है, टोटल कितना क्रेडिटर है? टोटल 10 क्रेडिटर भाड़ में गया, हम लोग को मतलब नहीं है। प्रेजेंट एंड वोटिंग से मतलब है, मुंह खोल करके बोलो, मुंह खोल करके बोलो, प्रेजेंट एंड वोटिंग। 10 शो क्रेडिटर है, मीटिंग में 10 का 10 नहीं आया। मीटिंग में से फॉर एग्जांपल 5 ही आया, मीटिंग में कितना आया? मीटिंग में 5 शो क्रेडिटर आया। 5 क्रेडिटर में एक क्रेडिटर बोला हमको समझ में नहीं आ रहा है, माथा काम नहीं कर रहा है। जैसे एक बच्चा यहां पर भी होगा ना, मतलब क्या चल रहा है पता नहीं, सोचे से आज मिलेंगे इतना दिन बाद, पता नहीं सब क्या चालू कर दिए। 5 में टोटल कितना था? 10 आया, कितना? 5 में से एक वोट ही नहीं किया, बोला हम वोट नहीं करेंगे, हमको समझ में नहीं आ रहा है। कितना जन वोट किया? 4। इसको बोलते हैं टोटल, इसको बोलते हैं प्रेजेंट, इसको बोलते हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग। हम लोग को क्या चाहिए? उसका मेजॉरिटी। प्रेजेंट वोटिंग का क्या चाहिए? मेजॉरिटी। अब 4 का मेजॉरिटी बताओ, 2.5। 4 का 2 और 2 बराबर हो गया, एक को और लेकर के वो काट करके 3। बुद्धि में जा रहा है? चल 6 में से एक हटाते हैं, तब तेरे को समझ में आएगा। बता 10 था, 10 में प्रेजेंट कितना था? 6। प्रेजेंट वोटिंग बता 5। 5 में जो 4 मत बोल देना, ये भगवान। 5 में मेजॉरिटी कितना है? तो मेजॉरिटी नंबर कितना हो गया? 3। बट जो अब 3/4 इन वैल्यू निकालना पड़ेगा। 3/4 इन वैल्यू, 3/4 इन वैल्यू अब क्या होता है? 3/4 इन वैल्यू, टोटल क्रेडिटर्स कितने थे? उनका 100 करोड़ बाकी था। 10 क्रेडिटर का कितना बाकी था? 100 करोड़।
आए कितने? अच्छा 10 क्रेटा का 100 करोड़ था, 6 क्रेटा का कितना बाकी होगा? कुछ भी हो सकता है, यूनिटरी मेथड मत लगा देना। 10 का 100 करोड़ बाकी था, मान लो 6 क्रिएटर का बाकी है 50 करोड़, कितना करोड़? चल 90 करोड़। 10 में से 6 का कितना बाकी है? 90 करोड़। एक जन वोट नहीं किया, बोला हमको समझ में नहीं आ रहा है, वोट कितना जन किया? 5, 50 करोड़। 5 वाला लोग का कितना है? 50 करोड़। मेरे को जो भी है ये 5 से ही मतलब है, ये 5 का नंबर से मतलब है, ये 5 का वैल्यू से मतलब है। नंबर कितना? हाँ 5, इसमें मेजोरिटी चाहिए, और यही 5 का जो वैल्यू है ना, इसमें 3/4 चाहिए। मेरे को जो भी है प्रेजेंट एंड वोटिंग वालों से मतलब है, जो प्रेजेंट भी है वोट भी कर रहे हैं, उनमें मेजोरिटी नंबर चाहिए और उन्हीं का 3/4 ऑफ द वैल्यू चाहिए। टेल मी प्रेजेंट एंड वोटिंग कितना है? 5, इसमें मेजोरिटी नंबर कितना हो गया? 3, पक्का? अब इसका 3/4 अपने निकाल लेंगे, 3/4 निकाल लीजिए। 3/4 50 करोड़ था ना इन लोग का, तो 50 करोड़ का 3/4 कितना होता है? 37.5 करोड़। अच्छा, जो 3 जन फेवर में वोट किए उनके पास 37.5 करोड़ का आउटस्टैंडिंग डेट होना चाहिए। नहीं समझा? समझा? प्रेजेंट एंड वोटिंग कितना है? वेरी गुड। प्रेजेंट एंड वोटिंग कितना है? मतलब आया भी और वोट भी किया। हम नहीं बोल रहे हैं फेवर में किया कि अगेंस्ट में किया, बट वोट किया, वोट किया। ऐसे कितने जन हैं जो आकर के वोट किए? 5। यही 5 नंबर में मेरे को क्या चाहिए? मेजॉरिटी। और इन्हीं 5 का जो क्या है वैल्यू, उसका 3/4। यही 5 का मेरे को मेजॉरिटी नंबर देखना है और यही 5 का वैल्यू का मेरे को 3/4 देखना है। 5 का मेजॉरिटी नंबर बताओ। 3। अब ये 5 वाला लोग का टोटल वैल्यू मान लो 50 करोड़ था, तो 50 करोड़ का 3/4 होता है 37.5। तो जो 3 जन वोट किए हैं ना फेवर में, उनके पास 37.5 होना चाहिए। नहीं समझा? आइदर और नहीं चलेगा कि सर 3 तो हो गया लेकिन 37.5 तो नहीं चलेगा। तब स्कीम पास हुआ कि नहीं हुआ? तो फॉर स्कीम टू बी पास, द मेंबर्स हु आर प्रेजेंट एंड voting, we require majority in number representing 3/4 in value of both members present and voting. ये 10 क्या है टोटल? इसका 100 करोड़ वैल्यू से तुम क्या करोगे? इसका 3/4 देखोगे? 3/4 इन वैल्यू जो देखोगे, 3/4 इन वैल्यू किन लोग का देखोगे? अरे 3/4 इन वैल्यू जब निकालोगे, वैल्यू किसका देखोगे? 100 करोड़ का देखो, फिर अमेंडमेंट करना पड़ जाएगा। 3/4 इन वैल्यू किसका देखोगे? प्रेजेंट एंड वोटिंग। 5 मिनट से सिखा रहे हैं, 5 मिनट हो गया कि जो टोटल है भाड़ में गए, जो आए वो भी भाड़ में गए, जो आए हैं और वोट किए हैं वही मेरे भगवान है। उन्हीं में मेरे को 3/4 इन वैल्यू भी देखना है, उन्हीं में मेरे को मेजॉरिटी नंबर भी चाहिए। 10 थे, बढ़िया है। आए कितने? 6, भाड़ में गए। जो वोट किए वो बताओ। 5। प्रेजेंट वोटर कितना है? 5। इनमें से मेजॉरिटी नंबर कितना हुआ? 3। और इनका जो टोटल वैल्यू है उसी का 3/4 मेरे को चाहिए। क्या चाहिए? मेजॉरिटी नंबर चाहिए कि 3/4 इन वैल्यू? दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए ऑफ द मेंबर्स हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग। समझ गए सर? और मैं ये तो क्रेडिटर लोग का हुआ। मेंबर लोग का आउटस्टैंडिंग थोड़ी ना रहता है, शेयर कैपिटल रहता है। तो मेजॉरिटी नंबर एंड 3/4 ऑफ क्या देख लेना? शेयर कैपिटल। ठीक है सर, ये तो पुराना वाला ही है, ये तो अमेंडमेंट है ही नहीं। ये तो मेजॉरिटी नंबर एंड 3/4 इन वैल्यू पहले भी था, अभी भी है। ओके, अब बोलो अब क्या होगा? थोड़ा बुद्धि लगाओ, घुटना में बुद्धि है तो लगाओ। अब इन्फॉर्म करेंगे रिजल्ट, ट्रिब्यूनल ऐसे ही बैठा हुआ है। अच्छा, अगर स्कीम पास नहीं हुआ, बोला अब क्या होगा? हट, अरे इज्जत नहीं है क्या एनसीएलटी का? ये जिम्मेदारी रहेगा चेयरमैन ऑफ द मीटिंग का। किसका जिम्मेदारी रहेगा? चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। ये सर चेयरमैन ऑफ द मीटिंग कौन अपॉइंट किया था? एनसीएलटी अपॉइंट किया होगा। जब एनसीएलटी डायरेक्शन दिया था ना, मीटिंग बुला, तुम चेयरमैन रहेगा, तो अब ये जिम्मेदारी किसका रहेगा?
chairman of the meeting का जिम्मेदारी रहेगा to inform the results of the meeting along with the objections if any, to inform the results of the meeting along with the objection if any to हाँ NCLT, तो वो NCLT को इन्फॉर्म कर दे। फॉर्म नंबर बताओ, फॉर्म नंबर बताइए। हाँ ओके, आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ करके आए हैं है ना, जान चला जाएगा। सेक्शन और रूल्स को ऑर्गेनाइज करो। लॉ मेकर्स का क्या जाता है, पहले सेक्शन ठोक दिए 230 से 240, फिर अलग से रूल्स निकाल दिए। रूल्स में बोलते हैं, वो बोले थे ना वहां पर ये अलग फॉर्म है, जो सेक्शन 230 सब सेक्शन 1 में बोले थे ना, वहां CAA वहां NCLT 1 NCLT 2 NCLT 6 है। जो सेक्शन 230 सब सेक्शन 2 में बोले थे ना, वो भी क्लॉज नंबर C में, वहां CA 1 है CDR। फिर जब सेक्शन 230 सब सेक्शन 3 में जब आप नोटिस भेजिएगा ना CA 2, बाप रे। लेकिन तुम लोग को एग्जाम में थोड़ी ना तुम लोग को ऐसे लिखने से नंबर मिल जाएगा, पहले सेक्शन लिख दिया फिर रूल्स नहीं। सेक्शन में तो प्रेस्क्राइब फॉर्म लिखा हुआ है कि तुम लोग प्रेस्क्राइब फॉर्म लिखोगे, मेंशन करना पड़ता है। बढ़िया सर, बढ़िया। इन्फॉर्म कर दिया हम लोग किसको, हाँ किसको इन्फॉर्म कर दिए, फॉर्म नंबर बताओ। हाँ फिर विदिन 7 डेज, विदिन एक और पिटीशन हम लोग को NCLT के पास जमा करना पड़ेगा फॉर अप्रूवल ऑफ द स्कीम। पहले CA 4 में हाँ रिजल्ट इन्फॉर्म कर, फिर अलग से पिटीशन फाइल कर कि प्लीज हम लोग का स्कीम अप्रूव कर दो। जिस दिन रिजल्ट इन्फॉर्म कर दिया ना, कौन, चेयरमैन ने रिजल्ट ऑफ द मीटिंग किसको इन्फॉर्म किया, NCLT को। जिस दिन रिजल्ट इन्फॉर्म किया वहां से विदिन 7 दिन है मेरे पास, हम पिटीशन फाइल कर देंगे NCLT को फॉर अप्रूविंग द स्कीम। इन्फॉर्म नंबर CA 5। अब द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ किसका, अब NCLT एक फाइनल हियरिंग डेट जो है वो अपॉइंट करेगा। सीधा हम लोग चले जाते हैं NCLT, सुनो लेकर के, और कौन है जज NCLT में, सुनो ऐसे तो नहीं होगा ना। हम लोग एप्लीकेशन की, अब NCLT एक तो डेट अनाउंस करेगा। अब NCLT एक हियरिंग का डेट अनाउंस करेगा कि आइएगा इस दिन, देखते हैं आपका स्कीम अप्रूव होगा कि नहीं होगा, इस दिन आइए देखते हैं। उसके कम से कम जो NCLT हियरिंग डेट फिक्स किया है, उसके कम से कम 10 दिन पहले सेम न्यूज़पेपर में जिसमें तुम एडवर्टीजमेंट छापा था ना मीटिंग बुलाने का, सेम 2 न्यूज़पेपर में छापेगा कि हियरिंग डेट इस तारीख को है। कितना दिन पहले, मेरे बर्थडे से 10 दिन पहले, आपके किसके 10 दिन पहले, हियरिंग डेट जो फिक्स हुआ है उसके कम से कम 10 दिन पहले। फालतू बात, छोटा बुद्धि का क्वेश्चन पूछना मत कि सर हियरिंग डेट 10 दिन के पहले ही है तो NCLT क्या बेवकूफ है क्या, NCLT हियरिंग डेट थोड़ा दिन के बाद ही दिया होगा सो दैट यू कैन सेटिस्फाई योर एडवर्टीजमेंट वाला कंडीशन कि तेरे को 10 दिन पहले छापना है। हियरिंग डेट के 10 दिन पहले कहाँ छाप देगा बताना, सेम के डिफरेंट, सेम 2 न्यूज़पेपर। अब बताओ क्या होगा, अब हियरिंग डेट आ गया, हियरिंग डेट में अप्रूव होगा या फिर क्या होगा, रिजेक्शन। NCLT स्कीम अप्रूव कर दिया, मान लो NCLT को सब कुछ अच्छा लगा और हम लोग का स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट क्या हो गया, अप्रूव। उसका एक फॉर्म आएगा CA 6, और 1 महीना का समय है, ये जाकर के सबमिट कर दो ROC को। फॉर्म नंबर बताओ, CA 7। Compromise arrangement is effective and over. You also over. बहुत सिंपल है कि नहीं है बताओ तो, हाँ सिंपल है नहीं, सारा रूल्स वगैरह जो है ना कोरिलेट करके बना दिया गया है।
अब पूछेंगे देखो एकदम मक्खन के तो तुम आंसर दे सकोगे, अभी तो पढ़ना बाकी है। अब समझ, जब पढ़ेंगे तब तो रिवीजन टाइप वापस हो जाएगा, टेंशन नहीं एकदम। सुनना, मेरे को वहां से बता कि ना मीटिंग हो गया, उसके बाद से मीटिंग हो गया, अब बताओ। हाँ, रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड, स्कीम हैज बीन अप्रूव्ड बाय पासिंग द रेजोल्यूशन। वन द स्कीम हैज बीन अप्रूव्ड बाय पासिंग द रेजोल्यूशन, उसके बाद तुम वापस से बताओ बेटा। खाली कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट होता, बस इतना ही बोल सकेगा। स्कीम अप्रूव हो गया बाय पासिंग द रेजोल्यूशन, अब बता। बोल रहे बेटा, वो बोलने की कोशिश कर रहा है। मुंडू 10 दिन का टाइम दिया जाएगा, वो तो क्लाइमैक्स है। मेघा, the chairman of the meeting will inform the results to NCLT। हाँ, रिजल्ट्स इन्फॉर्म कर दिए हम लोग किसको, NCLT को। And within 7 days we must file a petition to NCLT for approving the scheme। And then NCLT will fix a hearing date। Very good, NCLT will fix a hearing date। हम लोग पहले रिजल्ट बता दिए मीटिंग का, 7 दिन के अंदर पिटीशन फाइल कर देना है कि अप्रूव कर स्कीम। पहले रिजल्ट बताओ, फिर पिटीशन फाइल कर दो 7 दिन के अंदर फॉर अप्रूवल ऑफ स्कीम। फिर एनसीएलटी एक हियरिंग डेट दिया। At least 10 days prior to the hearing date, at least 10 दिन पहले hearing date के, company will give the advertisement same to newspapers about the hearing date। NCLT on the hearing date will either approve or reject the scheme। If the scheme is approved, it will be approved in form number, and then within 1 month CA6 में हो गया order, and then within 1 month inform ROC by submitting in CA7, scheme will be effective। When will the scheme be effective? When passed by NCLT? When submitted to ROC। Once you submit the scheme to ROC, from that date it becomes effective। Next section 231 बच्चा है, 2 लाइन बोलता है सेक्शन 231 खाली कि स्कीम इफेक्टिव हो गया, लेकिन स्कीम में जो लिखा हुआ है वो कंपनी फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये एनसीएलटी के पास पावर है कि वो उसके ऊपर नजर रखेगा और जबरदस्ती कंप्लाई करवाएगा। और अगर नहीं करवा रहा है कंप्लाई या इम्प्रैक्टिकेबल हो गया स्कीम कंप्लाई करना, तो वाइंडिंग अप ऑर्डर तुरंत पास कर देगा बिना वाइंडिंग अप का प्रोविजंस फॉलो किए। क्या बोले सर? बहुत अच्छा लगा सर, छोटा धमाका था। स्कीम अप्रूव हो गया क्या? इफेक्टिव हो गया क्या? बट हो सकता है कंपनी फॉलो नहीं कर रहा है। जो बात हुआ था कि लायबिलिटी को चुका देगा वो नहीं चुका रहा है। बात हुआ था 50%, मान लो स्कीम में लिखा होता 50% रिलिंक्विश, 50% पे ऑफ इमीडिएटली विद इन 7 डेज। 7 दिन खत्म हो गया, चुकाया नहीं, तो एनसीएलटी विल मेक श्योर दैट द स्कीम गेट्स कंप्लाइड बाय द कंपनी। And if it is impossible, impractical to comply the scheme, NCLT will pass the order of winding up। Are you through with this? अब मार्क करते करते पढ़ते हैं। चलिए आ जाइए, आइए। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड मर्जर दिखाई दिया क्या? चैप्टर 15। ये मेरे मैट का चैप्टर 15 है कि एक्ट का चैप्टर 15 है? एक्ट का चैप्टर 15 है। अरे कंपनीज एक्ट में भी चैप्टर्स है ना, उसका चैप्टर नंबर 15 है। सेक्शन 230 से लेकर के कहां तक बताएंगे ना? पंप अप योरसेल्फ, सेक्शन 230 से लेकर सेक्शन 240 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। उसका सीधा आप देखिए, पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 10 दिखाई दे रहा है क्या? क्यों दिखाई दे रहा है पॉइंट 1 से 10? सेक्शन 230 से सेक्शन 240 कितना सेक्शन होता है? 11 होता है। क्या बोल रहे थे? 230 से तो 10 है, नहीं 11 होता है। 230 भी तो है। वो सब उमर गया तुम्हारा। अब देखो बेटा, 2 क्लास में तुमको ना एकदम समाज जाना है बॉडी के अंदर।
लेक्चर्स को। तो सबसे पहला एक बार सारा सेक्शन का हेडिंग तो तुमको याद हो ही गया होगा दिमाग में। सेक्शन 230 एंड 231 डील्स विद क्या बताओ ना, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। 230 और 231 क्या था, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। पॉइंट नंबर टू सेक्शन 232 डील्स विद क्या बताओ ना, मर्जर अमलगमेशन इंक्लूडिंग डीमर्जर। और 233 क्या था बताओ ना, अमलगमेशन ऑफ स्मॉल कंपनी ऑल्सो कॉल्ड क्या बताओ तो फास्ट ट्रैक मर्जर। अरे यार 233 में क्या था, फास्ट ट्रैक मर्जर। 234 में क्या था, क्रॉस बॉर्डर मर्जर। एक सेकंड, 230 231 क्या था, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। 232 अमलगमेशन मर्जर इंक्लूडिंग डीमर्जर। फिर दो तो अलग हट करके मर्जर था। 233 था फास्ट ट्रैक मर्जर, 233 फास्ट ट्रैक मर्जर, 234 क्रॉस बॉर्डर मर्जर। 235 डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को अंडरलाइन करना, उन लोगों का शेयर खरीदना पड़ेगा 235 में, डिसेंटिंग शेयर होल्डर। 236 में माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग। 235 क्या था, डिसेंटिंग, और 236 क्या था, माइनॉरिटी। 237 सीजी। 237 क्या था, सीजी टू प्रोवाइड फॉर अमलगमेशन ऑफ कंपनी इन विच इंटरेस्ट बताओ ना, पब्लिक इंटरेस्ट। फिर 238 हम बताए थे ना, स्कीम इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ क्या बताओ ना, शेयर, बोले ना शेयर ट्रांसफर स्कीम, रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर ट्रांसफर स्कीम। और फिर 239 था बुक्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स एंड पेपर ऑफ अमलगमेटेड कंपनीज। एंड 240 तो लायबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स है इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंस। दिमाग में बैठ गया 230 से 240। 230 और 231 क्या है, ओ सबसे पहले सेक्शन नंबर 230, पावर टू कॉम्प्रोमाइज और मेक अरेंजमेंट विथ क्रेडिटर्स एंड कौन बताओ ना, मेंबर्स, इफेक्टिव फ्रॉम 15th ऑफ दिसंबर 2016, एक्सेप्ट इसका सबसेक्शन 11 और 12 अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है। चलो सबसे पहले सबसेक्शन 1, सेक्शन नंबर बताओ कौन सा, 230 सबसेक्शन 1। सबसेक्शन क्लॉज सब क्लॉज भी तो याद करोगे, हाँ, रूल नंबर नो, लॉ मेकर्स को भी नहीं होगा, वो बना दिए बस। चलो देखो पॉइंट नंबर 1। अच्छा हेडिंग था ना सेक्शन 230 पावर टू कॉम्प्रोमाइज और मेक अरेंजमेंट, वेरी स्लो यार, कॉम्प्रोमाइज का माथे पे लिख देना सेटलमेंट, सेटलमेंट विथ क्रेडिटर्स कॉमा मेंबर्स, settlement with creditors comma members when company is passing through bad times, settlement with creditors oblique members when company is passing through bad times, when company is, चल पॉइंट नंबर 1 में आओ। पॉइंट नंबर 1, where a compromise or arrangement is proposed, पॉइंट नंबर ए, बताओ कौन कौन पार्टी रहेगा, किसके बीच में होगा कॉम्प्रोमाइज, बिटवीन कंपनी एंड इट्स, बिटवीन अ कंपनी एंड इट्स क्रेडिटर्स और एनी क्लास ऑफ देम। पॉइंट नंबर बी, बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर्स और एनी क्लास ऑफ देम। तो जो पॉइंट ए और बी था ना दोस्तों, पॉइंट ए और बी को ब्रैकेट देकर के डैश देकर के लिख दो, पॉइंट ए और बी को ब्रैकेट देकर के उसके बगल में लिख दीजिए बिटवीन होम, बिटवीन होम, क्या बिटवीन होम, ऑब्वियस बात है जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, बिटवीन होम, बताओ बिटवीन होम, अरे कॉम्प्रोमाइज ठीक है, बिटवीन होम, कंपनी एंड क्रेडिटर्स और एनी क्लास ऑफ देम, कंपनी एंड मेंबर्स और एनी क्लास ऑफ देम। किसके पास एप्लीकेशन कर रहा है, ट्रिब्यूनल में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कंपनी, एकदम घुस करके पढ़ो, द ट्रिब्यूनल में ऑन द क्या बताओ ना, हाँ एप्लीकेशन वर्ड जो है ना, एप्लीकेशन वर्ड के ऊपर लिख दो एनसीएलटी 1, एप्लीकेशन का फॉर्म नंबर बताइए मुंह खोल करके, जी हाँ एप्लीकेशन का फॉर्म नंबर है एनसीएलटी 1। ट्रिब्यूनल में ऑन द एप्लीकेशन यानी एनसीएलटी 1 ऑफ द कंपनी, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, या तो कंपनी, कंपनी को पॉइंट ए दे दो, क्रेडिटर को पॉइंट बी दे दो, मेंबर को पॉइंट सी दे दो, लिक्विडेटर को पॉइंट डी दे दो।
लिक्विडेटर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट मतलब कौन सा एक्ट? कंपनीज एक्ट, और अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, या तो इस एक्ट में या फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। बताओ ट्रिब्यूनल को कौन कौन अप्लाई कर रहा है? कंपनी, क्रेडिटर, मेंबर, कंपनी, क्रेडिटर, मेंबर, लिक्विडेटर अंडर दिस एक्ट और बैंक्रप्सी कोड। और एनसीएलटी क्या करेगा? देखो ना, एनसीएलटी ऑर्डर कर देगा क्या? ट्रिब्यूनल क्या ऑर्डर कर देगा? बोलो बेशर्मो बोलो। ऑर्डर अ मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स और क्लास ऑफ क्रेडिटर, या फिर मेंबर और क्लास ऑफ देम एज अ केस में बी टू बी कॉल्ड, हेल्ड एंड कंडक्टेड इन सच मैनर एज ट्रिब्यूनल डायरेक्ट्स। कैसे कॉल करना है, हेल्ड करना है, कंडक्ट करना है, विल बी ऑर्डर्ड बाय होम? ट्रिब्यूनल। अच्छा सुनना मेरे बच्चों, एप्लीकेशन के माथे पे तुमने कौन सा फॉर्म लिखा? हाँ, वहां जगह है? हाँ, जिसका है वो लिखना ना। NCLT 1 along with notice of admission, NCLT 1 along with notice of admission, along with बता, notice of admission ब्रैकेट में NCLT 2, notice of admission के ब्रैकेट में उसका फॉर्म नंबर लिख दे NCLT 2। अरे जिसका जगह नहीं है वो कहां लिखा? नहीं लिखेंगे, रहने दो, लिखा दो NCLT 2। फिर उसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए। एक्सप्लेनेशन पुराने एक्ट में भी था, नए एक्ट में भी है, यही सेम एक्सप्लेनेशन। फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1 अरेंजमेंट इंक्लूड, दिखाई दे रहा है क्या? बोलता अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट इंक्लूड्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल। अरेंजमेंट मींस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ शेयर कैपिटल, या तो क्या करके बताओ ना, कंसोलिडेशन ऑफ डिफरेंट क्लास, या फिर डिवीजन ऑफ शेयर्स इनटू शेयर्स ऑफ डिफरेंट क्लास, और बाय बोथ ऑफ दिस मेथड्स। हो सकता है कुछ क्लास को कंसोलिडेट कर दिया, कुछ क्लास को सब डिवाइड कर दिया, कुछ क्लास ऑफ शेयर को कंसोलिडेट किया, कुछ क्लास ऑफ शेयर को सब डिवाइड, तो दोनों भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 2 में आ जाइए। पॉइंट नंबर 2, द कंपनी और एनी द पर्सन बाय होम एन एप्लीकेशन इज मेड अंडर सबसेक्शन 1। अब समझ रहे हैं, ये सब डिस्क्लोजर कंपनी करेगा, जो अप्लाई करेगा वो करेगा। कंपनी किया है तो कंपनी, नहीं तो बाद बाकी लोग जो अप्लाई किया। द कंपनी और एनी द पर्सन बाय होम एन एप्लीकेशन इज अंडर सबसेक्शन 1 शैल डिस्क्लोज टू द ट्रिब्यूनल बाय एफिडेविट। दिखाई दे रहा है क्या? एफिडेविट का फॉर्म नंबर बताओ। एफिडेविट को अंडरलाइन करके लिखो NCLT 6। एफिडेविट को अंडरलाइन करके लिखिए NCLT 6, लिख दिए? एफिडेविट अंडरलाइन करके NCLT 6 लिखा? पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 और एक बार देख ले रहे हैं। द कंपनी और एनी द पर्सन बाय होम एन एप्लीकेशन इज मेड अंडर सबसेक्शन नंबर कौन सा? 1, और शैल डिस्क्लोज टू द ट्रिब्यूनल बाय एफिडेविट। एफिडेविट को अंडरलाइन करके लिखो NCLT 6, लिख दिया होगा? कितना चीज बताओगे? 3 चीज। पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, ये 3 चीज बताना है, ठीक है? पॉइंट ए को टिक लगा, बी को टिक लगा, सी को टिक लगा। पॉइंट ए, बी और सी तीनों को टिक लगा दे, नहीं तो लगेगा बहुत सारा चीज बताना है। वो जो बहुत सारा चीज है वो सी के अंदर है, बताना 3 ही चीज है। आप बताइए क्या क्या डिस्क्लोज करेंगे? हाँ, एक सेकेंड, हाँ पेंडेंसी इंसॉल्वेंट नहीं, ये क्या था? पेंडेंसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन इफ एनी, reduction of share capital if any, CDR if any, to which at least 75% of the secured creditors have consented to, along with the responsibility of the creditor statement in form number CAA1। ठीक है, वेरी गुड। पढ़िए पॉइंट नंबर है, हाँ, ऑल मटेरियल फैक्ट्स, ऑल मटेरियल फैक्ट्स को गोला कर दो। पॉइंट नंबर ए में ही है हम लोग। ऑल मटेरियल फैक्ट्स, क्या क्या चीज का मटेरियल फैक्ट बताएंगे? देखो ना, रिलेटिंग टू कंपनी, कंपनी से जो भी मटेरियल फैक्ट है, सच एज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, फाइनेंशियल पोजीशन को अंडरलाइन करना, लेटेस्ट ऑडिटर्स रिपोर्ट को अंडरलाइन करना, पेंडेंसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन को अंडरलाइन करना। फाइनेंशियल पोजीशन, ऑडिटर्स रिपोर्ट, पेंडेंसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन।
पॉइंट नंबर बी, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इफ एनी को अंडरलाइन करना, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इफ एनी को अंडरलाइन कर देना। पॉइंट नंबर सी, एनी स्कीम ऑफ सीडीआर कंसेंटेड टू, एनी स्कीम ऑफ कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग कंसेंटेड टू बाय नॉट लेस देन कितना परसेंट बताओ ना, 75% ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को अंडरलाइन कर देना, बाय नॉट लेस देन 75% ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को इन वैल्यू। इन वैल्यू मतलब समझ में आया? हाँ, मतलब मेरे को नंबर में चाहिए कि वैल्यू में चाहिए, अमाउंट में चाहिए 75%, इंक्लूडिंग, अब देखो पॉइंट सी के अंदर क्या किया जाएगा, इंक्लूडिंग क्रेडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म, क्रेडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म। अब ये प्रिस्क्राइब फॉर्म कहां लिखा हुआ होगा? एक्ट का सेक्शन में तो फॉर्म नंबर रहता ही नहीं है। अब जो एनसीएलटी 1, 2, 6 वो तो हम रूल्स पढ़ करके लिखवाए हैं। प्रिस्क्राइब फॉर्म को अंडरलाइन करके लिखो, बोलो मुंह खोल करके, क्रेडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट CAA1 लिख दो, CAA1 लिखा। आप समझ लो, मतलब ये पूरा नोट्स कंपाइल करने में, आप समझ रहे हैं, कोई बाजारू बुक तो अभी आया ही नहीं है, तो इम्पॉसिबल है। ये पूरा नोट्स कंपाइल करना, एक्ट को पढ़ना, रूल्स पढ़ना, फिर नोट्स लिखना, फिर वो नोट्स को याद करना, अरे तब ना हम समझाएंगे। तो मतलब लगातार 3-4 रात से तो यही चल रहा है। रात को 1 बजे सो रहे हैं, 5 बजे उठ रहे हैं, 4-5 घंटा का नींद। और तुम लोग क्या कर रहे हो? तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि जैसे जैसे हम आपको पढ़ा दें आपको भी याद हो जाए। आप समझ रहे हैं? बिना याद किए कुछ फायदा है क्या? समझ में तो आ गया, बट समझाना भी तो इस तरीके से चाहिए कि दिमाग में घर कर ले। चला, पॉइंट नंबर 1, क्रेडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, प्रिस्क्राइब फॉर्म नंबर बताओ कौन सा? CAA1। फिर सीडीआर के अंदर पॉइंट नंबर 2, सेफगार्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अदर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सीडीआर का पूरा स्कीम के अंदर ये सब जाता है, CA1 जाएगा। एंड अब बाद बाकी क्रेडिटर्स लोग के लिए कुछ सेफगार्ड सोचे हैं क्या? सेफगार्ड फॉर अदर क्रेडिटर्स वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। बस वहीं तक, पॉइंट 2 तक। फिर आप आइए सबसेक्शन 3 में, जो जमा करना था कर दिए, अब क्या होगा? मीटिंग होगा कि मीटिंग बुलाएंगे? अब तो मीटिंग बुलाएंगे, और सबसेक्शन 3 में मीटिंग बुलाते हैं। नेक्स्ट पेज में आया ना, सबसेक्शन 3 पढ़ो। वेयर अ मीटिंग इज प्रपोज टू बी कॉल्ड, बेटा फटाफट थोड़ा घुस जाओ बेटा अंदर। वेयर अ मीटिंग इज प्रपोज टू बी called in pursuance of an order of the tribunal, where a meeting is proposed to be called in pursuance of the order of किसका? ट्रिब्यूनल ने जो ऑर्डर दिया ना अंडर सबसेक्शन 1। अब हम लोग नोटिस देंगे, नोटिस ऑफ सच मीटिंग को अंडरलाइन करो। नोटिस ऑफ सच मीटिंग को अंडरलाइन किए हैं क्या? अच्छा, जहां नोटिस ऑफ सच मीटिंग है, नोटिस के माथे पे थोड़ा जगह है, माथे पे भी जगह है, बगल पे भी जगह है, जगह ही जगह है। नोटिस के माथे पे लिख दो ना CAA2 at least 1 month, at least 1 month before the date fixed for meeting, at least 1 month before the date fixed for meeting. CAA2 at least 1 month before the date fixed for meeting, मतलब जिस दिन क्या होना है मीटिंग के कम से कम, बोलो बेशर्मो, मीटिंग के कम से कम 1 महीना पहले आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। फॉर्म नंबर कौन सा? CAA2। किसको भेजेंगे? shall be sent to all the creditors, दिखाई दे रहा है क्या? all the creditors और class of creditors को अंडरलाइन करो, all the members और class of the members को अंडरलाइन करो, डिबेंचर होल्डर्स को अंडरलाइन करो, individually at the address registered with the company, सबके घर में भेजेंगे इंडिविजुअली, इंडिविजुअली एट द एड्रेस रजिस्टर्ड विद द कंपनी। और नोटिस ऐसे ही भेज देंगे कि विच शैल बी अकम्पनीड, विच शैल बी अकम्पनीड बाई स्टेटमेंट की स्टेटमेंट, एस लगा दीजिए ना, विच शैल बी अकम्पनीड बाई अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट डिस्क्लोजिंग। सुनो, आप जब नोटिस भेज रहे हैं तो नोटिस के साथ आप स्कीम का डिटेल नहीं भेजेंगे क्या?
आई रिपीट, नोटिस के साथ स्कीम का क्या भेजेगा? डिटेल। पूरे एक स्कीम का कॉपी भेजना पड़ेगा। स्कीम का कॉपी में लिखा हुआ रहेगा किसका कितना रुपया मार लिया जा रहा है और कैसे चुकाया जाएगा, पूरा स्कीम का कॉपी। और ये स्कीम जो है ना, अगर पास हो जाएगा तो क्रेडिटर्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा, केएमपी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, शेयर होल्डर्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा, दोनों शेयर होल्डर, प्रमोटर शेयर होल्डर, नॉन प्रमोटर शेयर होल्डर। जैसे हम रिलायंस के कौन है? नॉन प्रमोटर शेयर होल्डर। मुकेश अंबानी, अंबानी ग्रुप क्या है? प्रमोटर शेयर होल्डर। हम लोग क्या है? नॉन प्रमोटर शेयर होल्डर। अंबानी ग्रुप क्या है? प्रमोटर शेयर होल्डर। केएमपी, डिवेंचर होल्डर, इन लोग के ऊपर क्या असर पड़ेगा? ओह, तो नोटिस के साथ स्कीम का कॉपी भेजना पड़ेगा और ये भी हम लोग को भेजना पड़ेगा कि क्या असर पड़ेगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द स्कीम, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द ऑन क्रेडिटर्स, डिवेंचर होल्डर, क्रेडिटर्स, डिवेंचर होल्डर, केएमपी, प्रमोटर शेयर होल्डर, नॉन प्रमोटर शेयर होल्डर। और अगर कुछ डायरेक्टरों का इंटरेस्ट था, क्या था बताओ ना, कंपनी के अंदर कुछ मटेरियल क्या था, इंटरेस्ट, तो उस मटेरियल इंटरेस्ट के ऊपर अब क्या फर्क पड़ेगा? हो सकता है हम लोग कॉन्ट्रैक्ट वगैरह एंटर करके रखे हो डायरेक्टर्स के साथ, जो कॉम्प्रोमाइज के अंडर कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह क्या होता है, कैंसिल। बहुत बार जब कंपनी का फाइनेंशियल हालत अच्छा नहीं रहता है तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स रहता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स भी क्या होता है, कैंसिल। नाउ सम ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स माइट हैव बीन एंटर्ड विद द डायरेक्टर्स, सो देयर इंटरेस्ट विल आल्सो बी गेटिंग व्हाट, हैम्पर्ड। सो एज अ रिजल्ट ऑफ द स्कीम किस किस के ऊपर असर आएगा और किसका मटेरियल इंटरेस्ट हैम्पर होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ द स्कीम किस किस के ऊपर असर आएगा और किसका मटेरियल इंटरेस्ट हैम्पर होगा। ये सब आप नोटिस में लिख करके दीजिएगा, वो तो देना ही होगा, ऑब्वियस बात है। चलो देखो नोटिस के साथ क्या जाएगा, which shall be accompanied by a statement disclosing the details of compromise arrangement। डिटेल्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कॉपी ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट इफ एनी, अगर आपने वैल्यूएशन करवाया शेयर वगैरह का तो शेयर का वैल्यूएशन रिपोर्ट इफ एनी, एंड एक्सप्लेनिंग देयर इफेक्ट ऑन, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का इफेक्ट किसके ऊपर होगा, क्रेडिटर्स, और बताओ ना, क्रेडिटर्स, और बता केएमपी, प्रमोटर एंड नॉन प्रमोटर मेंबर, एंड कौन बता ना, डिबेंचर होल्डर। इन लोग के ऊपर स्कीम का क्या इफेक्ट होगा, एंड द इफेक्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट ऑन एनी मटेरियल इंटरेस्ट, एंड इफेक्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट ऑन एनी, क्या बताओ ना, अगर किसी मटेरियल इंटरेस्ट के ऊपर असर हो रहा है, किसका मटेरियल इंटरेस्ट था, बोलो, डायरेक्टर्स या फिर डिबेंचर ट्रस्टी, एंड सच अदर मैटर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। नेक्स्ट लाइन। अच्छा, ये नोटिस हम लोग क्या वेबसाइट में डालेंगे, अपना वेबसाइट में डालेंगे इफ एनी, और अगर लिस्टेड है तो किसको भेज देंगे, सेबी और स्टॉक एक्सचेंज को, और न्यूज़पेपर में भी छापेंगे, दो ठो, पढ़ो। प्रोवाइडेड दैट सच नोटिस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, जितना भी ये नोटिस एंड डॉक्यूमेंट्स है, शैल आल्सो बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी इफ एनी, वेबसाइट ऑफ द कंपनी इफ एनी को गोला कर दो। एंड केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, कौन सा कंपनी बताइए ना, अगर लिस्टेड कंपनी है, दीज डॉक्यूमेंट्स शैल बी सेंड टू, किसको बताइए, तो ये डॉक्यूमेंट आपको सेबी को भी भेजना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंजेस को भी भेजना पड़ेगा, वेयर द सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी आर लिस्टेड। सेबी को भेजेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज को, दोनों को, फॉर प्लेसिंग ऑन देयर वेबसाइट, ताकि उन लोग अपना वेबसाइट में डाल सके। एंड शैल आल्सो बी पब्लिश इन न्यूज़पेपर्स, दिखाई दे रहा है क्या, इन सच मैनर, अब ये रूल्स में लिखा हुआ है लेकिन हम आपको यहीं लिखवा दे रहे हैं, न्यूज़पेपर्स इन सच मैनर को अंडरलाइन करो, और वहां लिख दो, इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर, एक इंग्लिश में छापेंगे और एक वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर में छापेंगे। अच्छा सुनिए ना, अगर आपका कॉम्प्रोमाइज के अंदर मेंबर लोग का भी मीटिंग हो रहा है, क्रेडिटर लोग का भी मीटिंग हो रहा है, तो रूल्स बोलता है ना कि मेंबर का मीटिंग और क्रेडिटर का मीटिंग का अलग अलग आपको छपाने का दरकार नहीं है, जॉइंट एडवर्टाइजमेंट में बी गिवन इन द न्यूज़पेपर। आई रिपीट, इफ द स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट इज इंक्लूडिंग द मीटिंग ऑफ मेंबर्स एंड मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स बोथ, क्या मेंबर का मीटिंग अलग होगा और क्रेडिटर का मीटिंग अलग होगा? हाँ, मेंबर लोग के साथ मीटिंग अलग होगा, क्रेडिटर लोग के साथ मीटिंग अलग होगा, बट एडवर्टीजमेंट जॉइंट एड छाप देंगे न्यूज़पेपर में, लिख दो ना ब्रैकेट में, जॉइंट एडवर्टीजमेंट ऑफ मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स मीटिंग में बी गिवन। Joint advertisement of members and creditors meeting may be given. Joint advertisement of members and creditors meeting may be given. ये वाला पॉइंट आप समझाइए ना गर्ल ओ देर। हाँ, ये
पॉइंट में क्या बोला गया? आओ तो छाप देंगे वर्नाक्युलर और इंग्लिश में, मतलब मेंबर्स मीटिंग क्रिएटर्स मीटिंग साथ में होगा तो नो, थैंक यू, बैठ जाओ, ठीक है चलेगा। मेंबर्स मीटिंग क्रिएटर्स मीटिंग साथ में होगा कि मेंबर का अलग क्रिएटर का अलग, बट एडवर्टीजमेंट अलग अलग छापेंगे कि साथ में? ओके, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन में देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द नोटिस ऑफ द मीटिंग इज आल्सो इशूड बाय वे ऑफ एन, क्या बताओ ना, एडवर्टीजमेंट। अभी हम एडवर्टीजमेंट छापे ना रे बाबा, तो एडवर्टीजमेंट में ये भी लिखेंगे कि जिसको स्कीम का कॉपी चाहिए रजिस्टर ऑफिस में आओ और ले जाओ फ्री। आई रिपीट, जिसको मेरा स्कीम का कॉपी चाहिए, क्या चीज का स्कीम का कॉपी? कॉमर्शियल का, वो रजिस्टर ऑफिस में आकर के फ्री में ले जा सकता है। और कब से आना है वो भी हम लिख देंगे एडवर्टीजमेंट में, नहीं तो वो पता चला आज ही आ गया। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द नोटिस फॉर द मीटिंग इज ऑल्सो इशूड बाई वे ऑफ, क्या बताइए ना, एडवर्टीजमेंट। Notice is also issued by way of advertisement. It shall indicate the time within which the copies of compromise arrangement shall be made available to the concerned person free of charge from the register of the company. किस समय से मिलना चालू रहेगा रजिस्टर्ड में फ्री ऑफ चार्ज, वो भी हम नोटिस अगर एडवर्टीजमेंट से दिए हैं तो उसमें छाप देंगे। ठीक है सर, सिंपल था ये वाला। नेक्स्ट लाइन, सबसेक्शन 4 में आ जाओ, पॉइंट नंबर 4। A notice under subsection 3 shall provide that the persons to whom notice is sent, उन लोग आकर के मीटिंग में वोट कर सकता है either by themselves और थ्रू, क्या बताओ ना, प्रॉक्सी और बाय पोस्टल। बहुत सारा फायदा दिया है, बहुत सारा फैसिलिटी है। अब मीटिंग में आकर के वोट कर सकते हैं पर्सनली और बाय प्रॉक्सी, या नहीं भी आइए पोस्टल बैलेट से वोट कर दीजिए टू द अडॉप्शन ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट विद इन कितना महीना बताइए ना, 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस। अगर पोस्टल बैलेट से करना होगा तो कितना महीना होगा? 1 महीना। आई रिपीट, पोस्टल बैलेट मतलब आपको आना होगा कि घर से ही वोट कर दीजिएगा, घर से वोट करके चिट्ठी मेरे को पोस्ट कर दीजिएगा, कितना महीना के अंदर? 1 महीना। प्रोवाइडेड एट एनी ऑब्जेक्शन वर्ड को बोला करो, को बता सकता है कि मेंबर के पास कितना % शेयर रहने से वो ऑब्जेक्शन कर सकेगा? 10%, और क्रेडिटर के पास 5% ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। ऑब्जेक्शन टू कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट शैल बी मेड, बोलता ऑब्जेक्शन टू कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट शैल बी मेड ओनली बाय पर्संस होल्डिंग नॉट लेस देन कितना %? नॉट लेस देन 10% ऑफ शेयर होल्डिंग को गुला करो, देन 10% ऑफ शेयर होल्डिंग को गुला कर दो, नॉट लेस देन 10% ऑफ शेयर होल्डिंग को गुला कर दिया, और हैविंग आउटस्टैंडिंग डेट अमाउंटिंग टू नॉट लेस देन 5%, आउटस्टैंडिंग डेट अमाउंटिंग टू नॉट लेस देन 5% को अंडरलाइन करो, आउटस्टैंडिंग डेट अमाउंटिंग टू नॉट लेस देन 5%, आउटस्टैंडिंग डेट अमाउंटिंग टू नॉट लेस देन 5%। या तो शेयर होल्डिंग कितना % है? 10%, या आउटस्टैंडिंग डेट ऑफ क्रेडिटर एटलीस्ट 5% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग डेट एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर आइए, अच्छा एक नोटिस हम लोग इनकम टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, इन लोग को भी देंगे ना? हाँ हाँ। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 में आओ। और नोटिस दिखाई दे रहा है क्या? नोटिस अंडर सबसेक्शन 3, अरे यार जो नोटिस हम लोग दिए थे ना मेंबर क्रेडिटर लोग को अंडर सबसेक्शन 3, वही सेम नोटिस हम लोग को देना पड़ेगा। इसका फॉर्म नंबर बताओ। तो जो नोटिस है ना, नोटिस के माथे पे लिख दो CAA3। पॉइंट नंबर 5 में जो नोटिस है ना, नोटिस के माथे पे लिख देना CAA3, लिख दिया CAA3। नोटिस अंडर सबसेक्शन 3 along with all the documents in such form, आई तो फॉर्म एज में भी प्रिस्क्राइब, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फॉर्म एज में प्रिस्क्राइब, CAA3 shall also be sent to CG को अंडरलाइन कर दो, इनकम टैक्स अथॉरिटी को अंडरलाइन कर दो, RBI, सेबी को तो पहले भेज दिए थे, बोले थे ना, ROC रिस्पेक्टिव स्टॉक एक्सचेंज, लिक्विडेटर, CCI। ओए किस किस को नोटिस भेजेंगे? इनकम टैक्स, ROC, CG, सभी स्टॉक एक्सचेंज को भेज चुके थे, CCI को भी देंगे, और अगर हम लोग का लिक्विडेशन हो रहा है तो लिक्विडेटर को भी देंगे। सर नहीं हो रहा है तो अपॉइंट करके मत देना, बुद्धि लगाया करो। CCI को देंगे, और if necessary and such other sectoral regulators for the authorities which are likely to be affected by the compromise arrangement, मतलब जिसके ऊपर जो सेक्टर के ऊपर अथॉरिटी है, समझ में आया? जिसके ऊपर जो अथॉरिटी है। अब जैसे बैंक का अथॉरिटी कौन है?
आरबीआई, इंश्योरेंस का आईआरडीए, तो उन लोग को भी नोटिस देंगे, लेकिन हम अगर बैंक नहीं है इंश्योरेंस तो भी हम उन लोग को देंगे क्या? नहीं, कंसर्न अथॉरिटी को नोटिस दे देना, which are likely to be affected by compromise arrangement and shall require that representation if any, representation if any को बोला करो। ओए उन लोग को 30 डेज का टाइम देंगे ना कि तुमको अगर कुछ बोलना है तो तुम भी बोलो, ठीक है। representation if any to be made by them shall be made within a period of 30 days from the date of receipt of such notice। हम क्या बोले थे, इनकम टैक्स को कुछ बोलना है तो कितना दिन में बोलेगा? 1 महीना, यानी 30 डेज कब से? जिस दिन उसको नोटिस रिसीव हुआ, from the date of receipt of such notice, failing which it shall be presumed that they have no representation to make on the proposal। नहीं आया 30 डेज में उन लोग का रिप्लाई तो मान लेंगे उन लोग को कुछ बोलना नहीं है। पॉइंट नंबर 6 में आओ, उसका पॉइंट नंबर 6 पढ़ो। वेयर एट ए मीटिंग हेल्ड इन पर्सन्स ऑफ सबसेक्शन 1, मेजॉरिटी ऑफ पर्सन्स को बोला करो, मेजॉरिटी ऑफ पर्सन्स रिप्रेजेंटिंग 3/4 इन वैल्यू को बोला करो। मेजॉरिटी होना चाहिए, 3/4 इन वैल्यू होना चाहिए। ये तो पुराना ही है ना, सिखाए थे ना, मेजॉरिटी एंड 3/4 इन वैल्यू of the creditors of the class of creditor, member or class of the members as a case may be, voting in person or by proxy, voting in person or by proxy or by postal ballot को अंडरलाइन करो। agrees to any compromise or arrangement and if such compromise or arrangement is sanctioned by the tribunal also by an order, the same shall be binding on the company। सुनो ना, अगर majority number representing 3/4 in वैल्यू अगर एग्री कर गए एंड द सेम इज ऑल्सो सैंक्शन बाय द ट्रिब्यूनल, तब जाकर के बाइंडिंग होगा। इन लोग एग्री करते ही बाइंडिंग हो जाएगा कि सेम शुड बी सैंक्शन बाय द ट्रिब्यूनल ऑल्सो, देन इट विल बी बाइंडिंग, सबके ऊपर बाइंडिंग हो जाएगा, कंपनी, क्रेडिटर, मेंबर, कॉन्ट्रीब्यूटरी। मार्क कर लो, लास्ट तक ब्रैकेट लगा दो। फिर पॉइंट नंबर 7 में आओ। पॉइंट 7, एन ऑर्डर मेड बाय द ट्रिब्यूनल शैल प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग मैटर। दिखाई दे रहा है क्या? अच्छा, पॉइंट 7 जो है ना दोस्तों, पॉइंट 7 के माथे पे एक स्टार मार्क लगा दीजिए, पॉइंट 7 के ऊपर एक स्टार मार्क लगा दीजिए और पेज के नीचे जगह है ना, वहां स्टार मार्क लगाइए और लिखिए, नाउ चेयरमैन ऑफ द मीटिंग विल सबमिट, फटाफट लिखिए, नाउ चेयरमैन ऑफ द मीटिंग विल सबमिट, नाउ चेयरमैन ऑफ द मीटिंग विल सबमिट, क्या चेयरमैन ऑफ द मीटिंग विल सबमिट व्हाट? रिजल्ट्स ऑफ द मीटिंग। Now chairman of the meeting will submit results of the meeting to NCLT. Chairman of the meeting will submit the results of the meeting to NCLT. Form number बताओ, वही तो बताओ form number CA4, CA4, and within 7 days a petition will be filed, and within 7 days a petition will be filed, within 7 days a petition will be filed to NCLT in CA5, petition will be filed to NCLT in CA5 to confirm compromise arrangement, to confirm compromise arrangement, फुल स्टॉप, कंटिन्यू करके लिखो फुल स्टॉप के बाद, NCLT will fix a hearing date, NCLT क्या लिखा? NCLT will fix a hearing date। एक सेकेंड, हम लोग पहले रिजल्ट किस फॉर्म में बताए? 4, पिटिशन फाइल के 7 दिन के अंदर 5, अब NCLT will fix क्या लिखे हैं? हियरिंग डेट, which must be advertised by company in the same 2 newspapers, which must be advertised by company in the same 2 newspapers, which must be advertised by company in the same 2 newspapers, which must be advertised by company in the same 2 newspapers, which must be advertised by company in the same 2 newspapers at least 10 days before the hearing, at least 10 days before the hearing date, at least 10 days before the hearing date। full stop।
in the meantime NCLT will issue notices to the regulators. In the meantime, NCLT will issue notices to the regulators and the persons who made objection. समझ में आया? जो क्रिएटर मेंबर लोग ऑब्जेक्शन किया था ना 10% 5% वाला लोग, उन लोग को एनसीएलटी पर्सनली नोटिस देगा कि आ जा हियरिंग डेट पर, informing them about hearing date. अब पॉइंट नंबर 7 पढ़ो, ये सब रूल्स में लिखा हुआ था, हम जो यहां पर लिखवाएं आपको। अब पॉइंट 7 पढ़ो। An order made by the tribunal under subsection 6 shall provide for all or any of the following matter. अब देखो एनसीएलटी क्या क्या ऑर्डर पास कर सकता है। पॉइंट नंबर ए, वेयर द कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट प्रोवाइड्स फॉर कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस इनटू इक्विटी। अगर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में लिखा हुआ था कि प्रेफरेंस को क्या दे दो, प्रेफरेंस को इक्विटी दे दो, तो जो उन लोग का एरियर्स ऑफ डिविडेंड है उसका क्या होगा? या तो एनसीएलटी कैश में पे करवा देगा या और उसके बदले भी इक्विटी दिलवा देगा। आई रिपीट, अगर कॉम्प्रोमाइज में लिखा हुआ था कि प्रेफरेंस को क्या मिलेगा? इक्विटी। व्हाट अबाउट द एरियर्स ऑफ डिविडेंड? वो एनसीएलटी या तो कैश में पे करवा देगा या उसके जगह इक्विटी दिलवा देगा। पढ़ो पॉइंट नंबर ए, वेयर द कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट प्रोवाइड्स फॉर कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस इनटू इक्विटी, such preference holder shall be given an option, such preference holder shall be given an option to either obtain, क्या बताओ ना, arrears of dividend in cash या फिर accept equity share equal to the value of the dividend payable। जो डिविडेंड है उसके जगह कैश ले लो या फिर क्या ले लो? इक्विटी। पॉइंट नंबर बी, प्रोटेक्शन ऑफ एनी क्लास ऑफ क्रेडिटर्स, बाद बाकी क्रेडिटर्स का कैसे प्रोटेक्शन होगा? पॉइंट नंबर सी, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट को बोला करो। पॉइंट नंबर सी में कि अगर वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट हो रहा है तो सेक्शन 48 के हिसाब से हो। पॉइंट नंबर डी में यही बोल रहा है कि अगर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हो गया तो जो आपका बीआईएफआर के पास केस पेंडिंग पड़ा है, बिकॉज हो सकता है आप सिक कंपनी थे, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हेल्दी कंपनी करता है, बोलिए कि बैड टाइम्स वाला लोग, तो अगर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हम लोग यहां पर सैंक्शन कर दे रहे हैं तो आप जो बीआईएफआर में जो आपका केस है वो कैंसिल हो जाएगा। एनसीएलटी अगर ऑर्डर आपका सैंक्शन कर दे रहा है स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, देन द पेंडिंग केस विद बीआईएफआर विल बी कैंसिल्ड। पढ़ो पॉइंट नंबर डी, इफ द कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट इज एग्रीड बाय द क्रेडिटर्स, any proceeding pending before BIFR, Board for Industrial and Financial Reconstruction, under SICA shall abate। abate मतलब हट जाएगा। पॉइंट नंबर, एग्जिट ऑफर टू डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स को बोला करो। एग्जिट ऑफर टू डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स, जिन लोग को ऑब्जेक्शन था ना 10% मेंबर इन लोग को या क्रेडिटर लोग को, तो उन लोग को जो एग्जिट अपॉर्चुनिटी एनसीएलटी बोलेगा वो देना होगा। क्या हुआ ओए, तुम लोग का स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हमको मंजूर है, बट मेरा कुछ शर्त है, ये जो ऑब्जेक्शन था इसको एग्जिट कर, प्रमोटर इसको कैश दे, नहीं है तो फिर छोड़ो, फिर तब नहीं होगा कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का स्कीम पास। आप समझ नहीं रहे हम क्या बोल रहे हैं। हम एनसीएलटी हैं, आई विल पास योर स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डर्स, इफ यू आर रेडी टू कंप्लाई दिस ऑर्डर देन द स्कीम इज अप्रूव्ड, अदरवाइज नॉट। क्या क्या स्कीम में हम बोलेंगे, ऑर्डर में मेरा क्या क्या आएगा कि अगर कंट्रोल, अगर ऑर्डर में प्रेफरेंस को क्या देना है? इक्विटी देना है, तो उन लोग एरियर्स ऑफ डिविडेंड या तो कैश में चुकाया जाएगा या एरियर्स के बदले में इक्विटी दे दिया जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कैसे होगा, बाद बाकी क्लास ऑफ क्रेडिटर्स कैसे होगा? वेरिएशन अगर है तो सेक्शन 48 फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपका केस बीएफआर में पेंडिंग था, अबेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। डिसेंडिंग होल्डर को एग्जिट हो, 5 चीज बोला गया, जान ही नहीं देंगे बेटा। क्या क्या 5 चीज बोला गया? प्रेफरेंस को इक्विटी दे रहे हो तो उसका डिविडेंड या तो कैश में दो या इक्विटी में दो। प्रोटेक्शन ऑफ अदर क्लास ऑफ क्रेडिटर्स, वेरिएशन अगर है तो सेक्शन 48 फॉलो करना पड़ेगा। वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर साइड का सेक्शन 48। बीएफआर के पास केस पेंडिंग है तो अब अबेट हो जाएगा, नहीं हट जाएगा। डिसेंडिंग शेयर होल्डर को एग्जिट अपॉर्चुनिटी दो, सो सिंपल। नेक्स्ट लाइन,
कोई कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट नहीं होगा अगर तुम्हारा अकाउंट ही गलत है, क्योंकि अगर अकाउंट ही तुम गलत बना रखा है बिना एएस फॉलो किए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सेक्शन कौन सा है? एक बच्चा बोलेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कब से सेक्शन नंबर होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने बोला गया सेक्शन 133, सेक्शन 133। अगर आपने सेक्शन 133 के तहत एएस को फॉलो, सेक्शन 133 के तहत एएस को फॉलो, तो आपका कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट होने नहीं देंगे। प्रोवाइडेड दैट नो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट शैल बी सैंक्शन्ड बाय द ट्रिब्यूनल। अरे कोई कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट होने वाला नहीं है। घड़ी देख करके 1 मिनट और लेंगे, कंसंट्रेट। कोई कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट नहीं होगा unless a certificate by the company's auditor has been filed with the tribunal to the effect that accounting treatment जो है ना is in conformity with the AS prescribed under section number कौन सा बताओ ना 133। पॉइंट नंबर 8 में आ जाओ। the order of tribunal, order of tribunal बताओ कौन सा फॉर्म है? order of tribunal CA6, वेरी गुड। order of tribunal का अंडरलाइन करो, CA6 लिखो। shall be filed with ROC दिखाई दे रहा है क्या? shall be filed with ROC लिख दो ना, इन फॉर्म नंबर C7 shall be filed with registrar of company, shall be filed with registrar दिखाई दिया क्या? अंडरलाइन करके क्या लिखा? C7। ऑर्डर था CA6, ROC को देंगे फॉर्म नंबर CA7। विद इन अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज बताओ ना? 30 डेज। 30 डेज ऑफ व्हाट? बोलो बेशर्मो। 30 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर। पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 में ये लिखा हुआ है कि अगर 90% क्रेडिटर्स जो थे ना, 90% क्रेडिटर्स ऐसी स्कीम को एग्री कर गए तो क्रेडिटर लोग का मीटिंग वगैरह बुलाया नहीं जाएगा। जैसे मान लो एक क्रेडिटर एनसीएलटी के पास अप्लाई किया, जब क्रेडिटर किसके पास अप्लाई किया? क्रेडिटर ने एफिडेविट जिसमें 90% ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर्स हैव साइंड एंड दे आर रेडी फॉर द स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, तो एनसीएलटी फिर क्यों टाइम बर्बाद करेगा कि मीटिंग बुलाओ मीटिंग बुलाओ? नॉर्मली क्रेडिटर जब एनसीएलटी के पास जाता है, फॉर्म नंबर कौन सा? एप्लीकेशन का फॉर्म नंबर एनसीएलटी के पास, हाँ, उसी समय at the time of making an application to NCLT in form number NCLT1, if an affidavit containing the sign of 90% of the value of the creditors were given, तो फिर NCLT बोल सकता है कि मीटिंग बुलाने का दरकार नहीं है, क्योंकि 90% क्रेडिटर तो मान ही गए। पॉइंट नंबर 9 पूरा मत करो। The tribunal may dispense with the calling of the meeting of the creditor or class of creditor where such creditor or class of creditor having at least 90% value agree and confirm by way of affidavit to the scheme of compromise arrangement। समझ में आया? एफिडेविट तुमने जमा कर दिया एनसीएलटी को जिसमें 90% वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर्स ने क्या किया है, हाँ, तब मीटिंग बुलाया नहीं जाएगा। ये फैसला कौन लेगा? मीटिंग नहीं बुलाया जाएगा, एनसीएलटी। लास्ट पॉइंट नंबर 10, नो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बाईबैक ऑफ सिक्योरिटी अंडर दिस सेक्शन शैल बी सैंक्शन्ड बाय द ट्रिब्यूनल अनलेस सच बाईबैक इज एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 68। मतलब कॉम्प्रोमाइज के अंदर अगर क्या हो रहा है, बाईबैक, तो क्या सेक्शन 68 फॉलो होगा? नो कॉम्प्रोमाइज, बोलो, नो कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट शैल बी सैंक्शन्ड इफ इट इंक्लूड्स बाईबैक अनलेस द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 68 आर बीइंग कंप्लाइड। 11 और 12 क्यों नहीं पढ़ेंगे, कोई बता सकता है? नोटिफाइड नहीं है, सेक्शन 230 खत्म हो गया। ये सब इसका रूल्स है, 2-3 पन्ना। सारा रूल्स है, ऑलरेडी मेरा डिस्कस्ड है, आपको अलग से पढ़ने का दरकार नहीं है। आप सीधा आ जाओ पेज नंबर 9 सेक्शन 231, पेज 9 सेक्शन 231। सेक्शन 231 में तो यही था ना कि एनसीएलटी का पावर है कि अप्रूव तो कर दिया स्कीम, अब अगर तुम फॉलो नहीं करेगा तो वाइंडिंग अप करवा देगा। उसका खाली पॉइंट 1 से 3 तक ब्रैकेट लगा दो, छोटा सा सेक्शन है सेक्शन 231, पॉइंट 1 से 3 तक ब्रैकेट लगा दो, रीड कर लेना एक बार, हम पढ़ा दिए। आज के लिए इतना ही रहेगा।